जय हिंद दोस्तों, मैं नवीन शर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं। आशा करता हूं आप सब एकदम अच्छे हैं, एकदम बेहतरीन हैं। एक बार सारे प्यारे दोस्त बताएंगे आप सब कैसे हैं। उम्मीद करेंगे बहुत अच्छे होंगे, बहुत बेहतरीन होंगे। और साथ ही आप लोग जानते ही हैं, कल की पिछली कक्षा में हमने सिर्फ 20 प्रश्न किए। 20 प्रश्न करने का कारण यही था साथी आपका कि वो बिजली बाधित थी, आपका इलेक्ट्रिसिटी आपका बाधित थी। आज हम लोग पहुंच चुके हैं प्रैक्टिस सेट नंबर 7 पर। ठीक है, तो उम्मीद करूंगा आपने प्रैक्टिस सेट नंबर 6 का बहुत अच्छा रिवीजन किया होगा और आप एक अच्छे छात्र की तरह हमेशा रिवीजन तैयार या रिवीजन को अपने को करते रहेंगे। शायद मुझे ये बात बार बार बना बोलनी पड़े, मैं अपने स्टूडेंट से यही अपील करूंगा कि आपको सिर्फ ये सेट तैयार कर लेने हैं। आपका जो कोई वनडे एग्जाम आ रहा हो, कोई एग्जाम आरपीएफ है, यूपी पुलिस है, कोई भी एग्जाम है, ये 40 सेट तैयार करो। आपके भाई का आपसे वादा रहा है कि आप अगली परीक्षा में साथी धमाल करके आएंगे। रंजना, खुशबू, मानविंदर, क्विक टिप्स, संदीप, रॉयल, सुमन, रेस्पेक्ट, मयंक, निशांत, अमित, नेहा, माँ का लाडला, कविता, प्रियंका, कविता शर्मा। आज के सारे नाम अच्छे हैं, आज कोई ऐसा उलझा उलझा नाम नहीं आया। तो साथ ही प्रैक्टिस सेट 7 को शुरू करने से पहले प्रैक्टिस सेट 6 के 5 क्वेश्चन का आंसर आप मुझे देंगे। उम्मीद करूंगा बहुत अच्छे उत्तर आएंगे। धोबिया लोक नृत्य का संबंध कहाँ से है? तो धोबिया क्या बोलेंगे साथी, या एक आज भी बताऊंगा आपको। तो धोबिया कहाँ का है साथी? आपका बिहार का है। हिंदी पंचांग का अंतिम महीना कौन सा होता है? चैत्र माह से शुरू होता है। 12 महीने ही होते हैं हिंदी कैलेंडर में, अंतिम महीना होता है फागुन। मुझे बताना जरा, फागुन में कौन सा त्योहार मनाया जाता है? तो फागुन में मनाया जाता है साथी भैया पूर्णिमा को हमारा होली मनता है। ठीक है, 1948 लंदन ओलंपिक इसलिए खास है क्योंकि हम 1947 में इस ब्रिटेन का उपनिवेश होते हुए आज़ाद हुए थे और हमने अगले ही वर्ष साथी आपका इनकी टीम को फाइनल में हराया। और इस टीम के कप्तान कौन थे? किशन लाल थे। कौन थे भैया? किशन लाल इस टीम के कैप्टन थे 1948 में। 1928 में आप लोगों को याद रखने हैं, जयपाल सिंह मुंडा थे। कौन थे? जयपाल सिंह मुंडा थे, उनका नाम भी कभी नहीं भूलना है। जनसंख्या का महान विभाजक वर्ष साथी किसको कहते हैं? 1921। इसके बाद में जनसंख्या क्या होने लग गई थी? बढ़ने लग गई थी। अल्पसंख्यकों के हितों का संरक्षण संविधान के किस अनुच्छेद में है? यानी कि प्रोटेक्शन ऑफ इंटरेस्ट ऑफ माइनॉरिटीज, ये साथी आपका आर्टिकल 29 में बताया गया है। तो उम्मीद करेंगे 5 स्कोर रहा होगा, जरा दिखाएं। सनातनी 5 स्कोर है, प्रभात कुमार जी का स्कोर 4 है। साथी प्रभात कुमार, अगली बार से आपसे 5 के स्कोर की उम्मीद मैं करूंगा। रेणु कुमारी गुड़िया, आपका भी 5 स्कोर है, 4 है, 5 पर पहुंचाएं उसको। सचिन यादव जी 4 पर हैं, लेकिन बड़ी अच्छी बात है कि झूठा स्कोर नहीं लिख रहे हैं। हमको सबसे ज़्यादा तो साथी अपने एजुकेशन सिस्टम से जो चीज़ हमको नहीं सिखाई जाती वो है ईमानदारी। तो सबसे पहले हमको आपका ईमानदारी को सीखना होगा और सच हमको बोलना ही होगा। मोहित सोलंकी 4 पर हैं, रमन चौहान 4 पर हैं, दीपेंद्र लोधी भाई 5 पर हैं। बहुत शाबाश, वेरी गुड। कार्तिकेय त्रिपाठी 3 पर हैं, बहुत शानदार। आज के प्रैक्टिस सेशन को शुरू करते हैं। बहुत अच्छे से नोट्स बनाना। पहला क्वेश्चन है, ममिता निम्नलिखित में से किस राज्य का लोकप्रिय लोक नृत्य है? फोक डांस कितने हैं हमारे देश में? कभी भी मैं आपसे पूछूंगा आप बोलेंगे लगभग 3000 हैं भैया। कितने हैं? ऑलमोस्ट 3000 है जिनको हम फोक डांस बोलते हैं। लेकिन अगर शास्त्रीय नृत्य में आपसे पूछ लो तो क्या कहेंगे? शास्त्रीय नृत्य क्लासिकल डांस भैया 8 है आपके। तो ममिता क्या बोलेंगे, किसका है? पंजाब का है क्या साथी? नहीं जी, त्रिपुरा का। जी भैया, देखो याद रख लेना, ममिता मतलब ममता मतलब माता। क्या बोलेंगे? ये माता रूट वर्ड से बनेगा और माता के लिए कितना खर्च कर सकते हो? तो आप बोलेंगे माता तेरे पर, तेरे पर मतलब त्रिपुरा, तेरे पर माता, माता तेरे पर सब कुर्बान है, माता तेरे पर सब कुर्बान है। याद रख लेना, माता को बनाएंगे किससे? तेरे पर। अब माता से क्या बोलते हैं? आप अपनी माता का साथी वेलकम करवाना चाहते हो कि नहीं? जी भैया, सब चाहते हैं। तो वेलकम डांस कहाँ का है आपका? और वेलकम कैसे होगा? गजानन डांस से। गजानन यानी कि हाथियों से माँ का स्वागत होना चाहिए। अच्छा भैया, हाथियों से माँ का स्वागत क्यों होना चाहिए? क्योंकि हमारे जीवन को उन्होंने संवारा है, ये उनका हक है। हक हक याद रख लो, हिक हक याद करने की कोई जरूरत नहीं, हक हक याद रख लो, हक हक। ठीक है, हक हक याद रखेंगे। तो इसके लिए सब हो जाओ तैयार, क्योंकि क्या होगा? माता का होगा वेलकम। हो जाओ तैयार। कौन करेगा साथी आपका वेलकम में? कौन कौन किस किस को बुलाओगे? लेबांग बुमानी, बोमन ईरानी एक बॉलीवुड एक्टर है, उसको बुलाएंगे माता के लिए। और साथ ही सलमान को भी। क्या बोलोगे? मोसाक सुलमानी। मोसाक सुलमानी कहाँ का डांस है? सोलमान भाई को भी।
क्या बोलोगे? सलमान भाई को भी बुलाएंगे माता के वेलकम में कि भैया अब डांस करो तुम। मेला डोम, क्या बोलेंगे? मेला डोम किसका है साथी? ये भी त्रिपुरा का है। तो तेरे पर याद रखना, याद रखेंगे जी हाँ। पंजाब के साथी बताएं, पंजा किसी को मारा, किसी ने मारा पिंजा, गिद्ध ने मारा पंजा। किसने? गिद्ध ने। पहले गिद्ध होते थे और गिद्ध जैसे ही पंजा मारता है साथी तो क्या निकलती है आवाज? कीकली, बचाओ, ऐसे आवाज आती है। एकदम से कोई नींद में है तो आंख खुल जाएंगी, जाग जाएगा। गिद्ध के पंजे से एक आदमी जाग गया और एकदम से गिद्ध को देखा तो कीकली निकल गई। तेज आवाज को कीकली बोलते हैं। हरियाणा की साथी अगर हम बात करते हैं फाग और सांग, आज बताएंगे। फाग और सांग डांस कहाँ के हैं? वो हरियाणा के हैं। और उत्तराखंड का साथी छोलिया, याद रख लेना। क्या बोलोगे? माँ वो मेरा उत्तर क्यों नहीं देती है, मैं तो उससे बहुत प्रेम करता हूँ। तो माता ने कहा कि बेटा तू करता पूरे दिन छोल, छोल होती है गन्ने के खेत में, ईख में, तो तुझे उत्तर नहीं देगी। पहले बड़ा आदमी बन तब वो तुझे उत्तर देगी। तो क्या बोलेंगे? तू करता है छोल इसीलिए तुझको नहीं मिलता उत्तर। ठीक है, छोलिया याद रखेंगे। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन 20वीं शताब्दी में शास्त्रीय नृत्य की भरतनाट्यम शैली, भरतनाट्यम बताएं साथी कहाँ का है? भरतनाट्यम का संबंध किस राज्य से है? कि प्रमुख प्रतिपादक, प्रतिपादक होते हैं जो लोग शुरुआत करते हैं। कौन करते हैं? जो लोग शुरुआत करते हैं उनमें से एक थी निर्मला मेहता। निर्मला मेहता और सविता मेहता किससे बताई साथी आपको? मणिपुरी। ये मैंने इसी कक्षा में आपको बता चुका हूं और हमेशा आपसे उत्तर चाहूंगा मैं जो आपको बता चुका हूं। निर्मला मेहता और सविता मेहता किससे हैं? ये मणिपुरी से हैं। भरतनाट्यम का आप साथियों ने उत्तर दिया कि वो तमिलनाडु का है, बहुत ठीक उत्तर है। टी बाला सरस्वती साथी किससे जुड़ी हुई हैं? ये भरतनाट्यम से जुड़ी हुई हैं। विजयन सतपथी ये किससे हैं साथी? आपका ओडिसी। आपकी विजय कब होगी साथी? जब आप उड़ान भरोगे। विजय कब होगी? जब उड़ान भरोगे। कुमुदनी लखिया, लाख कदम चलना लेकिन थकना मत भाई, कथक। लाख कदम चलना लेकिन थकना नहीं, तभी तो नाम क्या होगा? रोशन। रोशन कुमारी, रोशन कुमारी किससे जुड़ी हुई है? वो भी आपका कथक से जुड़ी हुई हैं। अब आती है बात साथी आपका टी बाला सरस्वती। अच्छा, बालकों में सरस्वती का रूप कहाँ देखते हैं बताना जरा? भैया भरत में देखते हैं। भरत मतलब भारत में। बालकों में सरस्वती का रूप कहाँ देखा जाता है? तो आप कहेंगे भैया भरतनाट्यम, यानी भारत में देखा जाता है। और कौन कौन है भैया? एक नाम तो याद रखूंगा, गीता चंद्रन। गीता कहाँ पर पढ़ी जाती हैं? वो भी भारत में पढ़ी जाती हैं। ठीक है। मीनाक्षी श्रीनिवासन, क्या बोलोगे? मीनाक्षी श्रीनिवासन हो गई आपका। मीनाक्षी श्रीनिवासन का संबंध किससे है? तो हम बोलेंगे भरतनाट्यम से है। दूसरी आपका साथी मीनाक्षी चितरंजन का संबंध किससे है? क्या बोलेंगे? मीनाक्षी चितरंजन का संबंध किससे है? मीनाक्षी चितरंजन, तो वो भी भरतनाट्यम से संबंधित हैं। एक एक नाम आप भी बताएं। जैसे एक नाम है साथी रुक्मणी देवी अरुणडेल, क्या बोलेंगे? रुक्मणी देवी अरुणडेल बहुत पूछी जाती हैं। रुक्मणी देवी अरुणडेल हो गई आपका। अलार मेल वल्ली हो गई साथी आपका। क्या बोलेंगे? आलार मेल वल्ली का संबंध किससे है? तो वो आपका भरतनाट्यम से है। और छठा नाम आता है मालविका सरकार। माल पर तो यहाँ सरकार भी बिक जाती हैं। कहाँ पर बिक जाती हैं? भारत में। मालविका सरकार, क्या बोलेंगे? मालविका सरकार। ठीक है, मालविका सरकार, तो याद रख लेना क्या बोलेंगे? माल पर तो बिक जाती हैं सरकार। अच्छा, रुकमणी क्या बोलेंगे भैया? रुकती नहीं है मनी, कहाँ पर? भारत में, क्योंकि बच्चों के पास तो पॉकेट मनी होती है भारत में। यहाँ स्टूडेंट्स कमाते थोड़ी हैं, तो भारत में क्या बोलेंगे? मालविका सरकार। रुक्मणी देवी अरुणडेल हो गई। अलार मेल वल्ली हो गई साथी, क्योंकि यहाँ पर रुकती नहीं है मनी, क्योंकि सब क्या है यहाँ पर? वेल्ली हैं सब के सब, कोई नहीं कमाती यहाँ पर। ठीक है, मतलब पढ़ाई के दौरान। विदेश में तो ऐसा होता है ना, सब अपनी पॉकेट मनी के लिए कमाई करने लग जाते हैं। मीनाक्षी नाम से याद रखेंगे दोनों, मीनाक्षी श्रीनिवासन और साथ ही मीनाक्षी चितरंजन और गीता चंद्रन किससे जुड़े हुए हैं? भरतनाट्यम से जुड़ी हुई हैं। आगे आएंगे। निम्नलिखित व्यक्तियों में से किसे कर्नाटक संगीत की रानी के रूप में जाना जाता है? अब गजब सा उत्तर आप लोगों की तरफ से मैं चाहता हूं। कर्नाटक संगीत की रानी कौन है? एम एस सुब्बुलक्ष्मी,
विजया राजेंद्र, कविता कृष्णमूर्ति या लता मंगेशकर। कल भी साथी मैंने आपको बताया कि कर्नाटक संगीत की साथी त्रिमूर्ति, कौन बोलेंगे? त्रिमूर्ति आप लोगों को याद है कौन है त्रिमूर्ति? कल मैंने बताया आपको साथी कि भैया एक तो आपका हो गई एम.एस. सुब्बुलक्ष्मी, एक डी.के. पट्टमल मैंने आपको बताई, और एक बसंत कुमारी। ये 3 कर्नाटक की त्रिमूर्ति महिलाएं हैं, ठीक है। तो कर्नाटक संगीत एम.एस. सुब्बुलक्ष्मी, और एम.एस. सुब्बुलक्ष्मी से साथी याद रख लेना इनको भारत रत्न, मैंने कल बताया आपको भारत रत्न कब मिला था इनको? 1998 में मिला। इन्हीं को साथी रमन मैग्सेसे बहुत पूछता है, रमन मैग्सेसे अवार्ड, रमन मैग्सेसे अवार्ड साथी ये भी इनको मिला, और रमन मैग्सेसे अवार्ड इनको कब मिला? 1974 में मिला। यूएन में इन्होंने परफॉर्म कब किया था? यूएन में इन्होंने परफॉर्मेंस दी, जो बहुत चर्चित बनी आपका, यूएन में इनकी परफॉर्मेंस हुई आपका 1966, क्योंकि ये यूएन में परफॉर्म करने वाली पहली भारतीय थी, इसीलिए बहुत चर्चित रही, बहुत चर्चित रही, ठीक है। एम.एस. सुब्बुलक्ष्मी। लता मंगेशकर जी को साथी भारत रत्न कब मिला? तो कई बार जब विकल्प में आता है ना आपका कि सबसे पहले भारत रत्न किसको मिला, तो हम लोग लता मंगेशकर जी चुन लेते हैं, जो लोग एम.एस. सुब्बुलक्ष्मी जी का नाम नहीं जानते, ठीक है। तो लता मंगेशकर हो गई। मुझे आप बता सकते हैं लता मंगेशकर किस घराने से जुड़ी हुई हैं? क्या आप बता पाएंगे? या मैं आपसे पूछूं मेलोडी क्वीन के नाम से किसको जाना जाता है? मेलोडी क्वीन के नाम से, मेलोडी मतलब मधुर संगीत के लिए इस्तेमाल होता है, मेलोडी क्वीन के नाम से किसको जाना जाता है? ऊपर दिखाएं, बच्चे ने कुछ लिखा है, लिख रहे हैं त्यागराज, श्यामा शास्त्री भी कर्नाटक संगीत की त्रिमूर्ति हैं भैया जी। क्या जी भैया? राज शर्मा, आपने शायद कल की कक्षा नहीं की, वो पुरुषों की त्रिमूर्ति हैं, ठीक है। त्यागराज बताए थे मैंने आपको, दीक्षितार मुथुस्वामी बताए थे साथी, ये सब लोग किसके? ये पुरुष त्रिमूर्ति हैं। जयंती कुमारेश की सर्वश्रेष्ठ वादकों में से एक हैं जयंती कुमारेश। क्या बोलेंगे? जयंती कुमारेश। क्या जयंती मना सकते हो कुमारी की तुम? जो कुमारी है मतलब कि अभी कम उम्र वाले कोई कुमारी बोलते हैं, बिना शादी वाले, ऐसे की जयंती मनाने की इच्छा तुम्हारी होगी क्या? बोलोगे वीना, वीना हम ना मनाए, हम नहीं मनाएंगे भैया जयंती, कुमार की जयंती नहीं मनाएंगे, वीना वीना हम ना वीना, ऐसे बोलते हैं। तो वीना से साथी और नाम आते हैं आपके सिद्धार्थ बनर्जी। क्या बोलेंगे? आप भी कुछ नाम बताया करो हमेशा जो जानते हो। सिद्धार्थ बनर्जी किससे जुड़े हुए हैं? ये साथी आपका वीणा से जुड़े हुए हैं। ज्योति हेगड़े किससे जुड़ी हुई हैं? ज्योति हेगड़े किससे जुड़ी हुई हैं? वीणा से जुड़ी हुई हैं। और राजेश वैद्य किससे जुड़े हुए हैं? राजेश वैद्य भी साथी आपका किससे जुड़े हुए हैं? वीणा से जुड़े हुए हैं। अच्छा, आप लोग मुझे बताएं, संतूर से याद कर चुके क्या? संतूर से एक तो सोपोरी रूट वर्ड हमने याद रखा था कि क्या बोलेंगे? संत लोग शिव जी के भजन करते हैं, तो भजन से हमको याद आता भजन सोपोरी, और संत से हमको याद आता था शिव जी के संत, अर्थात शिव जी के भजन करते हैं, यानी कि शिव कुमार शर्मा। अब एक नाम बता रहे हैं, तरुण भट्टाचार्य है। क्या बोलेंगे? सोपोरी से और कौन कौन जानते हो? रुस्तम सोपोरी जानते हो ना? जी भैया जानते। भजन सोपोरी? जी भैया। तरुण भट्टाचार्य और साथी आपका आर विश्वेश्वरन। क्या बोलोगे? आर विश्वेश्वरन है, आर विश्वेश्वरन। ये किससे जुड़े हुए हैं? संत से। कैसे याद रखेंगे? याद रख लेना, संत लोग जो होते हैं ना भट्ट से आचार्य बन जाते हैं। संत लोग जो होते हैं ना भट्ट से आचार्य बन जाते हैं अपनी तरुण अवस्था में, कम उम्र में ही संत बन जाते हैं। संत लोग क्या बन जाते हैं? तरुण अवस्था में भट्ट से, मतलब जल्दी से आचार्य बन जाते हैं। आर विश्वेश्वरन, संत लोग जो होते हैं ना वो सारी विश पूरी कर देते हैं और उस वेश को वो धारण करे रखते हैं। विश पूरे करने वाला वेश धारण करके रहते हैं संत लोग। उनके कपड़े वपड़े अलग होते हैं कि नहीं होते? जी भैया होते हैं, ठीक है। तबला का बताए साथी, जो आपको मैंने याद रखा है वो तो याद होने ही चाहिए, संदीप दास और साबिर खान आज याद रखेंगे। संदीप दास और साबिर खान, देखो याद रख लेना, दास से सिर्फ यही नाम है, ठीक है। दास लोग जो होते हैं ना, दीप लेके जो दास पीछे पीछे घूमते रहते हैं, उनके अंदर बल नहीं होता। दास लोग के अंदर क्या बोलेंगे? पीछे पीछे घूम रहे हैं आप किसी के, तो आपके अंदर बल नहीं है, आपको अपने हिसाब से चलना है। सब्र के जिसके अंदर होगा, सब्र जिसके अंदर होगा उसके अंदर बल होगा। तबला से याद रखना, सब्र जिसके अंदर उसके अंदर बल होगा। सितार से याद रखेंगे, तार क्या बोलेंगे? बुद्धादित्य मुखर्जी, जिसके तार जुड़ गए बुद्ध से। क्या बोलेंगे? जिन्होंने बुद्ध को समझ लिया, बुद्धादित्य मुखर्जी। और साथी आपका दूसरा नाम कौन सा आएगा इसमें? इलियास खान। बुद्ध से जिसके तार जुड़ गए उसका इलाज हो गया, इलाज खान, ठीक है।
इलाज खान याद रख लो, याद रह जाएगा। जिसके तार जुड़ गए बुद्ध से उसका हो गया इलाज, ठीक है, उसका होगा इलाज। कोई दिक्कत, कोई परेशानी? भैया बाद में पीडीएफ से नोट्स लिख सकते हैं, नहीं साथी हाथ से लिखो प्लीज, मैं भी हाथ से लिखता हूं ना। देखो अगर रिजल्ट्स आते हो तो हाथ से नोट्स लिखो, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। फिर भी कुछ साथी नहीं मानेंगे, पीडीएफ से ही बेच भी रहे हैं क्लासेस को, और ये बोल रहे हैं बच्चों से कि 50 रुपए में क्लासेस मिलेंगी, 100 रुपए में नोट्स मिलेंगे। तो अपनी तरफ से कोई भी ऑफिशियल ऐसा कुछ नहीं है साथी। फ्री ऑफ कॉस्ट रोजगार विद अंकित एप्लीकेशन पर ये बोर्ड पे जो कुछ मैं लिखता हूँ उसकी पीडीएफ है, ठीक है। तो आप प्लीज पैसे ना खर्च करें उस चीज के लिए, और इस तरह के साथी फायदा भी ना उठाएं, क्योंकि आपको 4 दिन वो नोट्स देंगे और फिर नहीं देंगे। ऐसा बहुत बार होता है, फिर बच्चे शिकायत करते हैं, ये बोलते हैं भैया आपके नाम के नोट्स बिक रहे थे, उन्होंने 4 क्लासेस तक नोट्स बिके और फिर नोट्स हमको दिए ही नहीं। तो आप तो मेहनत करो, खुद अपने हाथ से लिखना शुरू करो, है ना। क्लास में दिक्कत है, ठीक करो इसे। क्या साथी अभी मेरी आवाज आप लोगों को साफ आ पा रही है? एक बार थम्स अप करके बताना सारे साथी, क्या मेरी आवाज आप लोगों तक साफ पहुंच पा रही है? एक बार रिफ्रेश करेंगे साथी, फिर से जुड़ेंगे। क्या मेरी आवाज अभी आप लोगों के लिए ठीक है? जब आप लोग सब थम्स अप कर देंगे तभी आगे चलेंगे। अभी ठीक है, ठीक है। तो मेरी बात समझिए कि नोट्स खुद बनाने हैं। आगे आएंगे। मलयालम नववर्ष को केरल में क्या कहा जाता है? न्यू ईयर को हम क्या कहते हैं? हर राज्य का न्यू ईयर पूछा जाता है, कुछ बहुत महत्वपूर्ण जो एसएससी बार बार पूछती है, बताएंगे जी। क्या बोलेंगे? नुआखाई ये उड़ीसा का एक उत्सव है, और मलयालम न्यू ईयर का मतलब है आपका, मलयालम भाषा कहाँ पर बोली जाती है साथी? मलयालम भैया बोली जाती है केरल में। कहाँ पर? तो केरल का न्यू ईयर पूछे या मलयालम का पूछे, एक ही बात है, विशु होगा। पोंगल साथी ये तमिलनाडु में मनता है। उगादी जो है वो साथी साउथ का न्यू ईयर है। क्या है? साउथ का न्यू ईयर है, यानी कि दक्षिण भारत का नव वर्ष किस त्योहार को कहते हैं? क्योंकि ये आपका कर्नाटक में आंध्र प्रदेश में इनमें मनाया जाता है उगादी। तो उगादी साउथ का न्यू ईयर है, ठीक है। पोंगल तमिलनाडु में हो गया, नुआखाई कहीं का भी न्यू ईयर नहीं है। कुछ न्यू ईयर मैं आपसे पूछने जा रहा हूं, मुझे बताना। महाराष्ट्र का न्यू ईयर कौन सा होगा? महाराष्ट्र का क्या बोलेंगे? महाराष्ट्र का बोलो छत्रपति शिवाजी महाराज की जय। बोलेंगे जी महाराष्ट्र का न्यू ईयर कौन सा होगा? तो वो होगा गुड़ी पड़वा। क्या हो जाएगा भैया? गुड़ी पड़वा महाराष्ट्र का न्यू ईयर होगा, कभी गलती नहीं करनी है। पंजाब का न्यू ईयर बताओ दोस्त, पंजाब का क्या होता है? पंजाब का होता है आपका बैसाखी न्यू ईयर। क्या होता है? बैसाखी न्यू ईयर होता है। असम का साथी बताइए, असम का होता है आपका साथी बोहाग बीहू। क्या होता है? बोहाग बीहू। क्या बोलेंगे? बीहू नाम तो याद रखना, लेकिन बोहाग याद रख लेना, ठीक है। ओडिशा का साथी मैं आपसे पूछूं, ओडिशा का क्या होता है? पाना संक्रांति होता है। क्या होता है? पाना संक्रांति होता है, जिसको हम महाविषुव के नाम से भी जानते हैं। कई बार एसएससी इसका नाम महाविषुव देता है। क्या देता है? महाविषुव देता है। मुझे बताओ साथी, तमिलनाडु का मैंने आपको बताया था, तमिलनाडु का भैया आपने पुंथडू बताया था। क्या बताया था? पुंथडू बताया था। गोवा का न्यू ईयर क्या होगा साथी? आपका संवत्सर पांडवो होगा। क्या होगा? संवत्सर संवत्सर पांडवो हो जाएगा, संवत्सर पांडवो हो जाएगा। मणिपुर का न्यू ईयर क्या होगा साथी? आपका मणिपुर का होता है भैया चेरा ओबा। क्या बोलेंगे? चेरा ओबा होता है मणिपुर का न्यू ईयर, मणिपुर का। मुझे बताओ जम्मू कश्मीर का न्यू ईयर क्या हो जाएगा? जम्मू कश्मीर इस बार एमटीएस में पूछा गया, आपका सीएचएसएल दोनों एग्जाम में पूछा गया, नवरेह होगा। और साथ ही बिहार का न्यू ईयर बताएंगे। बिहार का न्यू ईयर कौन सा होता है? वो जुड़ शीतल होता है। क्या होता है? जुड़ शीतल होता है। और यूपी का न्यू ईयर क्या होता है साथी? खिचड़ी उत्सव होता है। क्या होता है? खिचड़ी उत्सव। यहाँ तो खिचड़ी के द्वारा उसको मनाया जाता है। खिचड़ी उत्सव होता है आपका यूपी का न्यू ईयर है। ये सारे न्यू ईयर आपको पता होने चाहिए, ठीक है, कम से कम। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में मानक क्रिकेट गेंद जो बॉल होती है, बॉल, उसकी औसत परिधि क्या है? उसका सरकमफेरेंस क्या है साथी? उसकी परिधि आप बताएंगे। परिधि यानी कि 2πr क्या होगा आपका? यानी कि त्रिज्या की बात नहीं कर रहा, सिर्फ परिधि की बात करता है, क्योंकि गेंद की त्रिज्या आप नहीं बता सकते, गेंद बीच में गोल नहीं होती, गोल चीज की त्रिज्या आप बता सकते हैं, ठीक है।
तो गोल क्यों नहीं होती भैया गेंद? क्योंकि गेंद गोल इसलिए नहीं होती क्योंकि यहाँ पर लेदर की साथ ही सिलाई होती है, उसकी वजह से ऐसे निकली होती है वो, ठीक है। तो क्या बोलेंगे, 8.81 इंच से लेकर के 9 इंच तक होती है, 9 इंच तक होती है, ठीक है। इसी को साथ ही हम mm में भी बोलते हैं। 224 mm से लेकर के 229 mm के बीच होती है। सेंटीमीटर तो भाग कर दो 10 से, भाई 10 मिलीमीटर में 1 सेंटीमीटर होता है, ये आपको पता होना चाहिए। 10 मिलीमीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं? 1 सेंटीमीटर। तो 10 से भाग कर लेंगे तो सेंटीमीटर बन जाएगा, 22.9 सेंटीमीटर हो जाएगा, ठीक है। मुझे बताओ क्रिकेट के बैट की लंबाई कितनी होती है? क्रिकेट का जो बैट होता है, बैट की साथ ही लंबाई और चौड़ाई दोनों बतानी है। बेल्ट की जो बैट की आपका लेंथ होगी और साथ ही ब्रेथ होगी, यानी लंबाई और चौड़ाई क्या होंगी? तो लेंथ होती है उसकी 38 इंच आपका, और चौड़ाई होती है 4.25 इंच क्रिकेट के बैट की, ठीक है। अगर मैं आपसे पूछूं, बैट हो गया, मुझे बताओ स्टंप की जो साथी आपका लंबाई होती है, स्टंप की जो लंबाई है वो बैट से ज़्यादा होती है, यस और नो? स्टंप की लंबाई जो होती है, नहीं भैया कम होगी, 28 इंच होती है। 28 इंच बोले या 72 सेंटीमीटर, मतलब इंच में कुछ ऊपर होती है, 28 दशमलव शायद 8 होती है, 7 होती है स्टंप की लंबाई। मुझे बताओ पिच की लंबाई कितनी होती है? क्रिकेट की जो पिच है उसकी लंबाई साथी कितनी होगी, उसकी लेंथ कितनी होती है? 20.11 मीटर होती है, या गज में बोले तो 22 गज, मतलब मीटर और गज लगभग बराबर है, मीटर थोड़ा सा बड़ा होता है, बहुत हल्का सा। पिच की साथी आपसे ब्रेथ अर्थात चौड़ाई पूछ ले तो 3.05 मीटर होती है, 3.05 मीटर होती है। तो ये क्रिकेट के बैट की लंबाई 38 इंच, स्टंप की लंबाई 28 इंच और क्रिकेट की पिच की लंबाई 20.11 मीटर अर्थात साथी 22 गज होती है। ये आपको पता होने चाहिए, बहुत पूछे जाते हैं। फीबा द्वारा क्या बोलेंगे, आपका जो स्वीकृत, फीबा मतलब आपका सर्वोच्च संस्था है किसके लिए? बास्केटबॉल के लिए। बास्केटबॉल के एक खेल में आमतौर पर होते हैं। मुझे बताओ पहले बास्केटबॉल के खेल में साथी खिलाड़ी कितने होते हैं? सारे साथियों से उत्तर चाहिए, कितने खिलाड़ी होते हैं? मैं आपको 4 गेम बता रहा हूं, याद रख लेना। बास्केट में कोई चीज़ आप फेंक रहे हैं तो ऐसे फेंकोगे, 1 2 3 4 5, ये पाँचों लगाएंगे आप, 4 फिंगर 1 अंगूठा। तो बास्केटबॉल में जो खिलाड़ी होते हैं साथी, बास्केटबॉल में जो खिलाड़ी होते हैं बहुत पूछे जाते हैं। बास्केटबॉल में 5 होते हैं, वॉलीबॉल में स्पेलिंग में ही 6 होते हैं, वॉलीबॉल में 6 होंगे आपका। एक साथी और कौन सा होता है? एक नेट बॉल होता है। नेट बॉल में साथी आपका 7 खिलाड़ी होते हैं। तुम नेट कब ऑन करोगी? 7-7 हो जाएंगे, ठीक है। तो वॉलीबॉल हो गया, बास्केटबॉल हो गया, नेट बॉल हो गया। एक साथी बेसबॉल होता है, बेसबॉल होता है, उसमें खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है? 9 होती है। बेसबॉल में खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है भाई साहब? 9 होती है। तो ये खिलाड़ियों की संख्या आपको पता होनी चाहिए। क्वेश्चन है कि बास्केटबॉल में क्या होता है? 15 मिनट के 4 क्वार्टर होते हैं, या 10 मिनट 30-30 मिनट के 2 हाफ होते हैं, या 10-10 मिनट के 4 क्वार्टर होते हैं? तो क्या बोलेंगे, 10-10 मिनट के 4 क्वार्टर होंगे। और साथ ही टाइम ओवर टाइम भी हो जाता है अगर मैच निर्णायक ना हो तो। 5 मिनट का, 5 टाइम लिख रहा हूं मैं, सॉरी, 5 मिनट का साथ ही क्या होता है आपका, 5 मिनट का ओवर टाइम भी इसमें इंक्लूड हो जाता है। 5 मिनट का ओवर टाइम। जैसे मुझे बताओ फुटबॉल का मैच कितनी देर का होता है? फुटबॉल का मैच भैया 90 मिनट का होता है। फुटबॉल का मैच कितनी देर का? हॉकी का मैच 60 मिनट का होता है। फुटबॉल का मैच जो होता है साथी वो आपका कितनी देर का होता है? 90 मिनट का। 45 मिनट के 2 हाफ होते हैं, 15 मिनट का बीच में ब्रेक होता है। लेकिन अगर मैच का निर्णय नहीं निकला तो फुटबॉल के मैच को भी 30 मिनट तक एक्सटेंड किया जा सकता है, यानी 30 मिनट तक बढ़ाया जा सकता है। ऐसे ही ये 5 मिनट का क्या है, इसमें आपका ओवर टाइम है। मुझे बताओ दोस्त, आपका जो बॉल का वजन होता है किसमें? बास्केटबॉल में, वो कितना होता है? सारी वजन जो बॉल है खेल की, उसमें सबसे ज़्यादा वजन इसी में होता है। 600 से लेकर के 650 ग्राम तक इसमें वजन होता है। जो साथी कोर्ट पर ये खेला जाता है, कोर्ट की माप क्या होती है, कोर्ट का मेजरमेंट क्या होता है? तो आप लिखेंगे 28 गुणा 15, यानी कि मीटर में है ये। 28 मीटर उसकी लेंथ होती है और 15 मीटर क्या होती है? उसकी चौड़ाई होती है, ठीक है। क्या होती है? उसकी चौड़ाई होती है। मुझे बताओ बास्केट कितनी ऊंचाई पर लगी होती है? जो बास्केट होती है जिसमें गेंद फेंकनी होती है, देखिए ना, सबने थम्स अप करके बताएं। बास्केटबॉल जिसमें वो आपका जाली सी बनी होती है और उसमें बॉल फेंकनी होती है, तो जितना क्रिकेट के मैदान की चौड़ाई है उतनी बास्केटबॉल की ऊंचाई है। बास्केटबॉल की 3.05 मीटर इसकी क्या होती है साथी? कई साथियों ने मुझसे पहले लिखा, बहुत खूब, बहुत शानदार। आगे आएंगे।
रामसर सम्मेलन के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा विश्व आर्द्रभूमि दिवस है? जो वेटलैंड्स है, आर्द्र मतलब होता है साथी आपका गीला, वेट को बोलते हैं, ठीक है, ड्राई माने सूखा और वेट माने गीला। तो गीली भूमि को बचाने के लिए कि वहाँ जो वनस्पतियाँ हैं उनको हम बचा पाएं, उसके लिए कौन सा आर्द्रभूमि दिवस है? तो 2 फरवरी भैया आर्द्रभूमि दिवस है। और 2 फरवरी क्यों? क्योंकि 2 फरवरी 1971 को क्या हुआ था? रामसर सम्मेलन हुआ था। मुझे बताएं रामसर जो जगह है ये किस देश में है? रामसर कॉन्फ्रेंस साथी आपका हुआ, और ये कहाँ पर है रामसर? बताएं जरा। ईरान में है। कहाँ पर है भैया? मैं बोलूँ रामसर ईरान में है तो कोई दिक्कत तो नहीं। इंडिया ने कब शामिल हुआ इसमें? इंडिया शामिल हुआ रामसर में साथी आपका 1982। मतलब भारत की जगह तो पहले से शामिल थी, भारत की जो जगह थी वो तो पहले से शामिल थी। इसकी इस बार की क्योंकि रिसेंट का है साथी, ये थीम आपको पता होनी चाहिए। थीम 2024 में क्या रही? वेटलैंड्स एंड ह्यूमन वेलबींग। क्या बोलोगे? वेटलैंड्स, वेटलैंड्स एंड ह्यूमन, सॉरी, वेटलैंड्स एंड ह्यूमन वेलबींग, ये क्या रही इस बार की साथी आपका इसकी थीम रही, इसकी थीम रही। मुझे बताएं साथी सारे दोस्त कि भारत में कितनी रामसर साइट वर्तमान में है? रामसर स्थल मतलब जिनके गीली जगह वाले जो स्थल जो हमको बचाने हैं, जो हमारे टारगेट पर हैं। तो रामसर साइट भारत में कितनी है? रामसर साइट भारत में है भैया कुल वर्तमान में, बोलो भैया कुल कितनी? पुराना डेटा जो 75 लिखेंगे उनकी पिटाई हो जाएगी। तो वर्तमान में कुल है आपका रामसर साइट 80। क्या बोलेंगे? 80। मुझे बताओ जो पहली रामसर साइट है वो कौन सी है भारत की? पहली इंडियन रामसर साइट कौन बनी थी? पहली इंडियन रामसर साइट साथी कौन बनी थी? तो आप बोलेंगे भैया 1981 में चिल्का झील बनी। मैं आपसे पूछूंगा चिल्का झील भारत के, जो कि खारे पानी की एक झील है, ये भारत के किस राज्य में है? तो चिल्का झील है भैया आपका उड़ीसा में। कहाँ पर है? चिल्का झील आपका उड़ीसा में है। और मैं बोलूँ दुनिया की पहली रामसर साइट कौन है? दुनिया की पहली जो साथी साइट है वो कौन सी थी? तो दुनिया की पहली साइट है कोबोर्ग द्वीप। क्या बोलेंगे? कोबोर्ग, सिर्फ आप लोग याद रखें नाम, कोबोर्ग जो कि ऑस्ट्रेलिया में स्थित है। मैं आपसे पूछूं भारत की 80वीं साइट कौन बनी है? 80वीं साइट बनी है लॉन्गवुड 16। क्या बोलेंगे? लॉन्गवुड 16 जो कि कहाँ पर है साथी आपका? तमिलनाडु में है। कहाँ पर है? लॉन्गवुड 16 जो कि तमिलनाडु में है। मुझे आप बताएं साथी, मुझे आप बताएं यहाँ पर कि रामसर में सबसे बड़ी साइट, रामसर सबसे बड़ी साइट कौन सी है? रामसर सम्मेलन की या रामसर स्थल की जो सबसे बड़ी साइट है भारत में वो कौन सी है? सबसे बड़ी साइट आपको बतानी है। आप मुझे बताएं सबसे छोटी साइट, सबसे छोटा रामसर स्थल कौन सा है? साइट मतलब स्थल, सबसे छोटा स्थल। सबसे ज़्यादा स्थल किस स्टेट में है? सबसे ज़्यादा साइट रामसर की सबसे ज़्यादा साइट, क्योंकि कुल 80 साइट है तो किसी ना किसी स्टेट में सबसे ज़्यादा होंगी। सबसे ज़्यादा साइट जो है साथी वो किस स्टेट में है? क्या बोलेंगे? किस स्टेट में, ये क्वेश्चन है। तो सबसे बड़ी साइट है वो सुंदरबन। मुझे बताओ सुंदरबन जो डेल्टा है साथी, जो क्षेत्र है सुंदरबन कहाँ पर है? ये हमारा पश्चिम बंगाल में है। कहाँ पर है? पश्चिम बंगाल में है। ठीक है। सबसे छोटी साइट साथी आपका रेणुका, और रेणुका ये हिमाचल प्रदेश में है। रेणुका किसकी मम्मी का नाम है? मतलब स्टैटिक जी के जो छात्र होंगे, पढ़ते होंगे थ्योरी क्लासेस, उनको पता होगा कि ये हिमा और आंचल की मम्मी है। ठीक है। सबसे ज़्यादा साइट किस स्टेट में है साथी? ये तमिलनाडु में है। और तमिलनाडु में जो साइट है उनकी संख्या है 16। और यूपी में साथी साइट पूछ ले तो यूपी में आपका 10 साइट है, ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है। तो क्या बोला मैंने आपसे? कुल 80 साइट है साथी, जिनमें से सबसे आपका पहली साइट चिल्का झील 1981, दुनिया की पहली कोबोर्ग द्वीप ऑस्ट्रेलिया है। 80वीं साइट बनी है लॉन्गवुड 16 जो कि तमिलनाडु की है साथी आपका। और मैंने आपको बताया कि रामसर संधि पर सम्मेलन जो हुआ साथी आपका, वो हुआ आपका 2 फरवरी 1971 से। क्या बोलोगे? 2 फरवरी 1971 से हुआ, ये आपको पता होना चाहिए। आगे आएंगे। नेक्स्ट, भारत की जनगणना 2011 के अनुसार, 2011 के अनुसार क्या बोलेंगे? 2011 के अनुसार
किस राज्य, एक दोस्त पूछ रहा है भैया जब 1982 में हम शामिल हुए तो 1981 में साइट कैसे आ गई। दोस्त आपने मेरी सारी बात नहीं सुनी शादी। मैंने आपसे कहा कि साइट जगह तो वो भारत का स्थल थोड़ी है, भारत का कॉन्फ्रेंस थोड़ी था, वो तो पूरी दुनिया को लेकर के चिंतित थे, तो पूरी दुनिया की जगह से आपका वो सेलेक्ट कर रहे थे। तो 1981 में क्या भारत, क्या वो दुनिया की और जगहों को भी सेलेक्ट कर रहे थे, लेकिन भारत भी अपनी इच्छा से कि आपके इस मिशन में भी हम साथ हैं, तो भारत की जब उन्होंने कार्य किए भारत में, तो भारत भी उससे प्रभावित हुआ, तो भारत शामिल हुआ फिर। ठीक है, बोलेंगे भाई सारे साथियों का उत्तर आता हुआ बहुत गजब, बहुत शानदार, राजस्थान। तो क्या बोलेंगे, प्रश्न क्या है, किस राज्य में पुरुष और महिला साक्षरता दर में सबसे ज्यादा अंतर। बहुत बढ़िया जी, राजस्थान में। राजस्थान के साथ ही जो पुरुष साक्षरता है, जो राजस्थान की मेल लिटरेसी रेट है और जो फीमेल लिटरेसी रेट है, मेल लिटरेसी रेट है यहाँ का 79.19 और फीमेल लिटरेसी रेट है यहाँ का 52.12%। तो कितने प्रतिशत का अंतर है साथी आपका, क्या बोलोगे आप, कितने प्रतिशत का अंतर है भैया हमारा, 27 दशमलव, क्या बोलेंगे जी आपका 27 दशमलव, यहाँ पर बोलेंगे 27.07% का अंतर है। तो ये सबसे बड़ा अंतर है आपका महिला साक्षरता और पुरुष साक्षरता में, इतना बड़ा अंतर कहीं भी नहीं है। मुझे बताएं सबसे ज्यादा साक्षर राज्य कौन सा, मैंने आपको बताया था पहले नंबर पर कौन आएगा, पहले नंबर पर कौन आएगा, केरल, लगभग 94% के साथ में। कौन आएगा जी, केरल आएगा 94% के साथ में। दूसरा साथी आपका लक्षद्वीप आता है। अब मुझे बताओ लक्षद्वीप राज्य है कि आपका यूटी है, तो आप बोलेंगे भैया यूटी है, तो 91.85% के साथ दूसरे स्थान पर है। तीसरा साथी आपका, अभी पुडुचेरी हम लिख देते, वो पुडुचेरी आता है आपका किसमें, वो तो सेक्स रेशियो में। केरल हो गया, लक्षद्वीप हो गया साथी, तीसरा आपका मिजोरम, क्या आएगा, मिजोरम आएगा, मिजोरम आएगा, और मिजोरम आएगा 91.33% के साथ में। तो मुझे मेरा प्रश्न सुनना ध्यान से, मैं आपसे पूछ रहा हूं सबसे ज्यादा साक्षर राज्यों की सूची में जो सबसे ज्यादा लिटरेसी रेट वाले स्टेट हैं उसमें साथी मिजोरम कौन से नंबर पर आएगा। फिर से मैं अपना क्वेश्चन दोहरा देता हूं, सबसे ज्यादा साक्षर राज्यों की सूची में आपका मिजोरम कौन से स्थान पर आएगा, मिजोरम कौन से स्थान पर आएगा। तो क्या बोलेंगे, सबसे ज्यादा साक्षर राज्यों में मिजोरम दूसरे स्थान पर आएगा। लक्षद्वीप क्योंकि क्या है, एक यूटी है। आपसे पूछे सबसे ज्यादा साक्षर यूटी कौन सा है, तो आप बोलेंगे भैया लक्षद्वीप हो जाएगा। राजस्थान में सबसे ज्यादा अंतर आ गया। मुझे बताओ जो भारत का लिटरेसी रेट है वो कितना है, इंडिया का लिटरेसी रेट है 74.04%, जिसमें साथी मेल लिटरेसी रेट है आपका पुरुषों का है 82.14%। और मैं अगर बात करूं फीमेल लिटरेसी रेट कितना है, फीमेल लिटरेसी रेट है 65.46%। अब मुझे अंतर बताओ सारे दोस्त, आप लोगों के पास 30 सेकंड है, अंतर बताएंगे, फटाफट से बताएं, अंतर बताएंगे फटाफट से। एक दोस्त पूछ रहा है यूनेस्को और रामसर में क्या अंतर है, रिसर्च करो भाई, इसके लिए ही तो इंटरनेट आपके लिए आया है। इंटरनेट आपके पास इंस्टाग्राम चलाने के लिए थोड़ी ना आया था, ये आपको रिसर्च करना होगा। जो कुछ भी दिमाग में प्रश्न आए, ये जिज्ञासु छात्रों के अंदर प्रश्न आते हैं, कागज पर लिखा करो मुझे इसकी रिसर्च करनी है। सब कुछ आप यही नहीं पूछ सकते, आप पूछेंगे तो कुछ और, क्योंकि अंतर साफ है। वेटलैंड मतलब आर्द्रभूमि, गीली जगह जो है, और यूनेस्को के जो स्थल है साथी उससे मतलब होता है वो आपका कल्चरल भी, नेचुरल भी और मिक्स्ड, यानी वो देखता है कौन संस्कृति से जुड़ा हुआ है, कौन प्रकृति से जुड़ा हुआ है, जबकि रामसर सिर्फ देखता है गीली भूमि, आर्द्रभूमि को। तो जब भी कोई क्वेश्चन आए ना, ये आपकी जो इनक्यूजिटिवनेस है, जो जिज्ञासा है साथी, उसको बढ़ाना है, उसके बारे में रिसर्च करनी है। तो 16.68 साथियों का अंतर आया, 16.68%, ये याद करके जाना, एसएससी इसको पूछेगा, इनसे तो पक चुका एसएससी भी। केरल के बारे में पूछते पूछते पुरुष महिला आपका साथी बार बार पूछेगा तो सब करके आएंगे, ये क्वेश्चन बनेगा, याद रख लेना इस बात को। कोई दिक्कत, कोई परेशानी, आगे आएंगे। नेक्स्ट एक साथी हमारा आया है, अंतिम महीना चैत्र को माना जाता है। बेटा तुम इसी में लगे रहना, अंतिम महीना चैत्र को माना जाता, पखवाड़े वखवाड़े सब लिख रहा है, बुद्धि नहीं लगानी है, जितना बता रहा हूं उतना करना है, ठीक है। आगे आएंगे भाई, दिमाग नहीं लगाना भाई, दिमाग लगाओगे तो फिर मारे जाओगे, ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है, ठीक है।
भारतीय संविधान में समानता का अधिकार 5 अनुच्छेदों द्वारा दिया गया है। वो 5 अनुच्छेद कौन से हैं? तो राइट टू इक्वलिटी की बात कर रहा है, और राइट टू इक्वलिटी कौन बताता है? साथ ही आपका अनुच्छेद 14 से 18 बताता है। 14 क्या बताता? विधिक सक्षमता। 15 क्या बताता? धर्म, जाति, लिंग, वंश के आधार पर किसी से भेदभाव नहीं। 16 क्या बताता? लोक नियोजन के अवसर पर समानता। 17 क्या बताता है? आपका अबोलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी यानी कि अस्पृश्यता का अंत। 18 क्या बताता? आपका उपाधियों का अंत, टाइटल्स नहीं रहेंगे। तो ये आपका आर्टिकल 14 से 18 है। यहां पर क्वेश्चन बनते हैं, मुझे बताओ कितने प्रकार के अधिकार बताए गए हैं? कितने प्रकार के अधिकार हैं? ये 6 प्रकार के अधिकार हैं साथी। और ये 6 प्रकार के अधिकार कौन कौन से हैं? जैसे क्वेश्चन पूछा राइट टू इक्वलिटी, तो पहले तो आते हैं समानता का अधिकार। तो समानता को लेकर के कितने अनुच्छेद हैं बताएं? कुल कितने अनुच्छेद हैं? क्या बोलेंगे? 14 से 18, यानी कि 14, 15, 16, 17, 18 ऐसे भी क्वेश्चन बनता है। तो कुल कितने हैं समानता के लिए? कुल साथी 5 अनुच्छेद हैं। कितने अनुच्छेद हैं बताना मुझे मेरे साथ में, कितने अनुच्छेद हैं? कभी वहां पहुंचो और गलती कर दो एक कम, उंगलियों पर गिन लेना, इसमें आपको 5 सेकंड लगेंगे समानता के लिए। यानी कि साथी आपका राइट टू इक्वलिटी की अगर हम बात करते हैं तो 5 है। अच्छा, समानता के बाद में साथी क्या आता है? स्वतंत्रता का अधिकार आता है। और स्वतंत्रता के अधिकार कहां से कहां तक है? आर्टिकल 19 से लेकर के 22 तक है। मुझे बताओ कुल कितने अनुच्छेद हुए? ये संख्या अब आप देखेंगे, गिनती करने का काम आपका है। तो आप बोलेंगे 19, 20, 21, 22। ये क्या हो गया? राइट टू फ्रीडम की बात हम कर रहे हैं, राइट टू फ्रीडम की बात कर रहे हैं। स्वतंत्रता के बाद आता है साथी आपका शोषण के विरुद्ध अधिकार। किसके विरुद्ध अधिकार? क्या बोलेंगे? शोषण के विरुद्ध अधिकार आता है आपका, जो कि साथी 23 और 24 में बताया गया है। कुल कितने अनुच्छेद हैं भैया? कुल 2 अनुच्छेद हैं, कुल 2 अनुच्छेद। शोषण के विरुद्ध अधिकार यानी कि आपका राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉइटेशन। क्या बोलेंगे? एक्सप्लॉइटेशन, आपका राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉइटेशन, सॉरी मैंने स्पेलिंग गलत लिखी है, ITATION, एक्सप्लॉइटेशन, ठीक है, राइट अगे। तो फिर शोषण के बाद में आता है आपका धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, फ्रीडम टू रिलीजन। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार ये किस में बताया गया है? धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार बताया गया भैया हमारा किसमें? 25 से 28। कितने अनुच्छेद हुए? 25, 26, 27, 28 हुए साथी आपका। फिर आता है आपका 28 के बाद में, 28 के बाद में हाँ, संस्कृति शिक्षा संबंधी अधिकार बताए गए। राइट्स रिलेटेड टू कल्चर एंड एजुकेशन, ये दोनों किस में बताए गए हैं? 29 और 30 में बताए गए। कितने अनुच्छेद हैं? 2 हैं। 31 खत्म कर दिया गया। और संवैधानिक उपचारों का अधिकार किस अनुच्छेद में है बताएंगे? आपका कौन सा आता है? पहला तो ये आ गया 6 प्रकार के में, समानता, स्वतंत्रता, शोषण, धार्मिक स्वतंत्रता आ गया, ठीक है, आपका कल्चर एंड एजुकेशनल आ गया। और छठा आता है संवैधानिक उपचारों का अधिकार। क्या आता है? संवैधानिक उपचारों का अधिकार। इसमें कितने अनुच्छेद आते हैं बताएंगे? उपचारों का अधिकार, इसमें भैया सिर्फ और सिर्फ क्या आता है? 1 अनुच्छेद आता है। और मेरे दोस्त कौन सा आर्टिकल है? राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज। तो जो संवैधानिक उपचारों का अधिकार बताया गया है वो बताया गया है आपका आर्टिकल 32 में। और बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर जी ने इसी को क्या कहा था दोस्त? अंबेडकर ने इसी को क्या कहा था? संविधान की आत्मा और हृदय। क्या बोलेंगे? संविधान की आत्मा और हृदय। क्या बोलेंगे? हार्ट एंड साउल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। संविधान की आत्मा और हृदय, हार्ट एंड साउल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। इसको किसने कहा था? बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर ने कहा था। किसको? आपका राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, संवैधानिक उपचार। तो संवैधानिक उपचार आर्टिकल 32 में ही कितनी रिट होती हैं कुल? बोलेंगे सुप्रीम कोर्ट की कुल साथी रिट कितनी होती हैं? तो अनुच्छेद ये याद रखेंगे, थम्स अप करके बताएं भैया, ये अनुच्छेद नहीं भूलेंगे। तो कितने अनुच्छेद हो गए आपका साथी? 6 प्रकार के। तो बोलेंगे कुल 5 हैं, कुल 4 हैं, कुल 2 हैं। ये आपको संख्या याद कराने में, यहां से ये नंबर याद रख लेना, इतना रटने के बजाय सिर्फ ये संख्या याद रख लो। देखो कितनी आसान है। पहले 5 अनुच्छेद पूरे करने हैं, फिर आपका साथी 42 नंबर है, और फिर साथी 31 के बारे में तो आप जानते ही हैं, और फिर 1 है।
कुछ आपको रटने की आवश्यकता नहीं, सिर्फ नंबर याद रखना है। 5, 42, 42, 1। 5 कैसे पूरे करेंगे? 14 शुरू करके अर्थात 18 तक हुआ। फिर भैया 4 कैसे पूरे करेंगे? 19 से 22 तक हो जाएंगे। फिर भैया 2 पूरे करने हैं तो हम लोगों को कोई दिक्कत नहीं आएगी, 23, 24 है। ठीक है, ऐसे याद रखना। कैसे? पहले सब लोग समान होंगे, तभी सब लोग स्वतंत्र होंगे, किसी से शोषण नहीं करेंगे, किसी धर्म का शोषण नहीं करेंगे, किसी की संस्कृति शिक्षा का शोषण नहीं होगा, और संविधान फिर उसका उपचार भी कर देगा अगर करेगा कोई तो। आगे आते हैं। किसी न्यायालय या न्यायालयों में मौलिक अधिकारों के उल्लंघन को चुनौती दे सकती है, चुनौती दी जा सकती है। क्या बोलेंगे? कौन से न्यायालय में कि आपके जो मौलिक अधिकार हैं, फंडामेंटल राइट्स हैं, उनका हनन हो रहा है? क्या बोलेंगे जी? केवल उच्चतम न्यायालय आप जा सकते हैं, या केवल आपका, दोनों बार यही लिख गया, केवल उच्च न्यायालय होना चाहिए था यहाँ पर, केवल सुप्रीम कोर्ट की जगह यहाँ पर होना चाहिए केवल हाई कोर्ट, या उच्चतम और उच्च न्यायालय दोनों में जा सकते हैं, दोनों में जा सकते हैं। कल ही बताया, आर्टिकल 226 से हाई कोर्ट में, और आर्टिकल 32 साथ ही क्या? सुप्रीम कोर्ट हो जाएगा। एक भारतीय नागरिक द्वारा वैयक्तिक स्वतंत्रता मुख्य रूप से किस याचिका के माध्यम से सुनिश्चित की जाती है? पर्सनल लिबर्टी ऑफ ए इंडियन सिटीजन कैन बी इंश्योर्ड मेनली थ्रू विच पटिशन? कौन सी पटिशन होती है वो, जो क्या बताता? व्यक्तिगत स्वतंत्रता आपकी। कहीं आपको साथी ऐसा तो नहीं है कि बहुत देर तक बंदी बना लिया गया है, अभी आप गिरफ्तार हुए और आपको पता चला कोर्ट ही नहीं ले जा रहे हैं, थाने में बंद करके रख रखा है, 3 दिन हो गए, आपका 3 दिन हो गए। बंदी प्रत्यक्षीकरण क्या बोलेंगे? इसको बोलते हैं हैबियस कॉर्पस। कितने घंटे में कोर्ट में पेश करना होगा? आने जाने का समय। बहुत सारे लोग कहते हैं भैया कोर्ट ले जाने में ही टाइम लग गया इतना, तो क्या बोलेंगे? आने जाने का समय जो है वो शामिल नहीं होता है, और क्या शामिल होगा आपका? 24 घंटे के अंदर। कितने घंटे के अंदर? 24 घंटे के अंदर आपको पेश करना होगा, ये जरूरी बात है। ठीक है, 24 घंटे के अंदर। मैंडेमस की बात कर लेते हैं। परमादेश याचिका में मैंडेमस क्या होता है? आपने पढ़ा होगा 5 रेट, 5 रेट के नाम भी आपको पता होंगे, जिसमें से पहली रेट अभी हमने बात की हैबियस कॉर्पस। क्या बोलेंगे? हैबियस कॉर्पस होती है, इसको हम बोलते हैं साथ ही आपका बंदी प्रत्यक्षीकरण। तो बंदी प्रत्यक्षीकरण मतलब बंदी को प्रत्यक्ष लेके आओ, सामने लेके आओ, बंदी प्रत्यक्षीकरण। ठीक है। दूसरी रेट होती है साथ ही मैंडेमस, जिससे क्वेश्चन पूछा गया है। मैंडेमस, मैंडेमस का मतलब होता है, ये मैं हिंदी माध्यम वाले छात्रों से भी कहूंगा कि ये आपको पता होना चाहिए। अंग्रेजी नाम इसके आपको याद करने होंगे, रट लेना। परमादेश क्या बोलेंगे? परमादेश होगा, समझ लें इसको। हम आदेश देते हैं। जैसे आपने देखा, आप किसी अधिकारी के पास गए और वो कार्य नहीं कर रहा है, वो कार्य नहीं कर रहा, आपके काम को करने को, रेड टेपिज्म इंडिया में बहुत है, लाल फीताशाही बहुत है, आपको अधिकारी मना कर देगा काम के लिए, तो आप उससे क्या बोलेंगे? आप फिर उसके खिलाफ एक पिटीशन दायर कर सकते हैं, और कोर्ट उस व्यक्ति से कहता है कि अमेंडेमस, हम आदेश देते हैं। तो ये एक लैटिन भाषा का वर्ड है। मैंडेमस क्या है? एक लैटिन भाषा का अर्थ है, जिसका मतलब होता है परमादेश। कोर्ट आदेश देता है कि भैया तुम किस काम के लिए लाला जी बैठाए गए थे। एक होता है आपका साथी सर्टियोररी, सर्टियोररी इसको बोलते हैं उत्प्रेषण। क्या होता है? उत्प्रेषण। निचले न्यायालयों के जो आदेश हैं उनको साथी रद्द कर देता है उच्च अदालत द्वारा। जैसे सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट क्या कर देगा? जो उनके साथी अधीनस्थ न्यायालय हैं उनके आदेशों को क्या कर देता है? उनके आदेशों को रद्द कर देता है। चौथी रिट आप बताएंगे, ये है प्रोहिबिशन। क्या होता है? प्रोहिबिशन। प्रोहिबिशन का मतलब होता है साथी आपका प्रतिषेध। ये किसी कार्य पर साथी स्टे के लिए होता है। जैसे कोई डिसीजन है आपका, उस पर स्टे लगा दी जाए, ये स्टे ऑर्डर है। क्या है ये? स्टे ऑर्डर है। पांचवा मैं आपसे जानना चाहता हूं, हिंदी वाले भी बोले, अंग्रेजी वाले भी बोले, क्यों वारंटो होता है? क्या होता है? क्यों वारंटो साथी होता है, जिसको हम बोलते हैं अधिकार परीक्षा। अधिकार परीक्षा ये भैया क्या होता है? अधिकार परीक्षा साथी होता है आपका कि कोई आदमी, मान के चलो वो पब्लिक सर्वेंट नहीं है, वो आपका सरकारी सेवक नहीं है, और सरकारी सेवक बना हुआ बैठा है, मतलब अपने आप को अधिकारी की तरह दिखा रहा है। कहीं भी आपने देखा होगा वर्दी में कहीं पर नकली सीईओ भी पकड़े जाते हैं। ठीक है, थोड़ी जांच पड़ताल करा करो, पुलिस से ऐसे ही मत भयभीत और डरा हुआ महसूस करो। कभी पता चले किसी ने वर्दी सिलवा ली हो, 2 सितारे, मार्केट में सब कुछ मिलता है, तो उससे कम से कम आपको विनम्रता से बात कर लेनी, बदतमीजी मत करना। कभी पता चले वहां तुम पिट रहे हो फिर। क्यों वारंट हो? तो ये अधिकार परीक्षा है। क्या बोलेंगे साथी? बिना अधिकार कोई व्यक्ति कार्य कर रहा है, बिना अधिकार कोई व्यक्ति कार्य कर रहा है तो उस पर रोक लगाता है कोर्ट कि भैया तुम कौन, तुमको ये अधिकार किसने दिए। आगे आएंगे। किसने कहा था कि राज्य के नीति निदेशक तत्व, डीपीएसपी,
जैसे मौलिक अधिकार भाग 3 में है, डीपीएसपी संविधान के किस भाग में है बताएं? तो हम लोग अक्सर आपको बताते हैं इस बात को, आप जानते भी हैं, बेसिक बात है, बहुत बार परीक्षाओं में अब भी पूछी जाती है। आर्टिकल 36 से 51 है, ये साथी आपका डीपीएसपी है, द डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी है। डीपीएसपी जिनको बोलते हैं नीति निर्देशक तत्व। मुझे बताओ नीति निर्देशक तत्वों का पालन करना क्या जरूरी है या नहीं है? हाँ या ना बोलेंगे जी, करना चाहिए या नहीं, आप ये बताएं। नीति निर्देशक तत्व जो दिए गए हैं तो उनका पालन करना साथी क्या है? जरूरी है। मौलिक कर्तव्यों का भी पालन करना जरूरी है। संविधान में जो चीजें लिखित हैं उनका पालन करना जरूरी है, वो करना ही चाहिए। तो ये किसने कहा था? आइवर जेनिंग्स ने कहा था ये बात कि नीति निर्देशक तत्व तो पुण्यात्मा लोगों की पवित्र आकांक्षा मात्र है, कि उनकी ये आकांक्षाएं थी, ठीक है। लक्ष्य केसी विहीर थे जिन्होंने कहा लक्ष्य और आकांक्षाओं का मतलब जो विशेष थी उनका एक घोषणा पत्र, लक्ष्य और आकांक्षाओं का घोषणा पत्र, इसको किसने कहा? आकांक्षाओं का घोषणा पत्र साथी किसने कहा इसको? तो क्या बोलेंगे? ये कहा केसी वियर ने। कुछ परिभाषाएं और बताता हूं मैं, एक बड़ा इंपॉर्टेंट आता है, हाँ ये लिखे हुए हैं, ग्रैनविल ऑस्टिन, इन्हीं का कथन है साथी आपका। ऑस्टिन ने कहा था कि डीपीएसपी और फंडामेंटल राइट्स, क्या एफआर, फंडामेंटल राइट्स बोले तो मौलिक जो अधिकार हैं, मौलिक अधिकार यानी कि आपका डीपीएसपी और एफआर ये संविधान की आत्मा है। क्या बोलेंगे? संविधान की आत्मा। किसने कहा था इनको? तो किसने कहा था? ऑस्टिन ने कहा था। एक कथन आता है साथी आपका, क्या बोलेंगे? डीपीएसपी भारत के संविधान की अनूठी व्यवस्था है। क्या बोलेंगे? स्पेशल अरेंजमेंट्स इनको कहा गया, संविधान की अनूठी व्यवस्था। अनूठी व्यवस्था किसने कहा डीपीएसपी को? तो ये कहा है साथी आपका बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर जी ने। क्या बोलोगे? BR अंबेडकर जी ने ये बात कही है, ठीक है। अच्छा, केटी साहब भी एक कथन देते हैं। केटी साहब कहते हैं, केटी साहब क्या कहते हैं इसको साथी यहाँ पर लिखेंगे। केटी साहब कहते हैं आपका कि डीपीएसपी को संबंधित बैंक द्वारा, डीपीएसपी को संबंधित बैंक द्वारा अपनी सुविधा अनुसार, संबंधित बैंक द्वारा अपनी सुविधा अनुसार, क्या बोलेंगे? अपनी सुविधा अनुसार, अपनी बैंक ने अपनी सुविधा अनुसार देय चेक कहा है। क्या कहा है? देय चेक, मतलब बैंक का ऐसा चेक जिसको बैंक अपनी सुविधा के अनुसार देता है, अपनी सुविधा के अनुसार देता है, ठीक है। ये डीपीएसपी के बारे में कथन है। आप लोग जानते ही हैं कि डीपीएसपी को कहां से लिया गया भैया? आयरलैंड से लिया गया है। कहां से? आयरलैंड से लिया गया है। लोक पद के अनुचित ग्रहणसा का सुधार निम्न में से किस रिट के द्वारा किया जाता है? लोकपद, लोकपद का मतलब है कोई पब्लिक पोस्ट है, पब्लिक पोस्ट है आपका साथी, मान के चलो कोई भी पद है जो सरकारी, मान के चलो एक इंस्पेक्टर है, एक इंस्पेक्टर मान लेते हैं, और अनफेयर अपॉइंटमेंट है, कोई व्यक्ति उस पर क्या है अनुचित रूप से उसको ग्रहण करके बैठा है। जैसे आपने देखा होगा कई स्कूलों में तो जो है मास्टर जो है सरकारी पहले खुद नहीं होते थे, अपनी जगह किसी गांव के आदमी को भेज देते थे और खुद कहीं और होते थे, किसी की ड्यूटी कोई और कर रहा है, ऐसे भी होता था। तो ये किसके द्वारा? उत्प्रेषण तो नहीं साथी, परमादेश, जब व्यक्ति काम ना करे। अधिकार पर अच्छा, मैंने बोला किसी और के अधिकार के रूप में आप कार्य कर रहे हैं, किसी और की जगह आप अधिकारी बने हुए हैं, ऐसे इसको याद कर लो, किसी और की जगह आप अधिकारी नहीं हो सकते। बंदी प्रत्यक्षीकरण, बात क्लियर है? पांचों रेट क्लियर है? थम्स अप करें भैया, बताएंगे, परीक्षा में आएगा तो बताएंगे। बौद्ध धर्म में त्रिरत्न क्या इंगित करता है? बौद्ध धर्म में जो त्रिरत्न है, ये कल के प्रश्न है, 20 जो रह गए थे उनको हम आज करने वाले हैं, ठीक है। क्या बोलेंगे? त्रिरत्न से क्या मतलब है आपका? क्या बोलेंगे जी? सत्य, अहिंसा, दया, प्रेम, करुणा, क्षमा, बुद्ध, धम्म और संघ। क्या बोलेंगे? त्रिरत्न होते हैं बुद्ध, धम्म और संघ। बुद्ध होता है साथी आपका यानी आप ज्ञानी मनुष्य बने। ज्ञानी मनुष्य से मतलब ऐसे नहीं है कि आपके कोई चमत्कार ही आप करें, ज्ञानी का मतलब होता है साथी जो आपका सत्य और असत्य के बीच का अंतर समझ पाए और उस पर गौर करे, ठीक है। धम्म क्या होता है? धम्म साथी बोलते हैं जो शिक्षा है, जो एजुकेशन है, और संघ साथी आप लोग जानते ही हैं, ये तो संगठन को कहा जाता है। तो यानी कि जो बौद्ध भिक्षु थे उनका जो समूह था उसको हम संघ कहते थे, बौद्ध धर्म की जो शिक्षाएं थी उनको हम धम्म कहते थे, और बुद्ध कहते हैं हम किसको? ज्ञानी मनुष्य को। तो इस पर फोकस किया गया और यही क्या है? यही त्रिरत्न है। निम्नलिखित में से कौन माध्यमिक दर्शन का प्रतिपादक था? माध्यमिक दर्शन जो कि बौद्ध, किससे बोलेंगे? बौद्ध धर्म से जुड़ा हुआ है साथी आपका
अश्व घोष ने लिखा क्या? अश्व घोष की बहुत इंपॉर्टेंट पुस्तक है बुद्ध चरित्र। एसएससी कई बार पूछ चुका, वनडे एग्जाम्स में बहुत बार पूछा जाता है। बुद्ध चरित्र लिखी गई है। वसुमित्र, मोगलीपुत्तिस या नागार्जुन? नागार्जुन जिनको बोलते हैं हम क्या साथी? भारत का आइंस्टीन। और बौद्ध शिक्षा को लेकर के ये साथी आपका कहाँ गए थे? चाइना गए थे। क्या बोलेंगे? बौद्ध, भारत का आइंस्टीन इनको बोलते हैं। और इन्हीं की रचना है माध्यमिक सूत्र। क्या बोलेंगे? माध्यमिक सूत्र इन्हीं की रचना है साथी। क्या बोलेंगे? माध्यमिक सूत्र। या आपसे पूछे सापेक्षता का सिद्धांत, थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी किसने दिया था? सापेक्षता का सिद्धांत इन्हीं के द्वारा पेश किया गया। किसके द्वारा? नागार्जुन के द्वारा। आप बताएंगे ये एक बौद्ध भिक्षु थे, पूछा जाता है। नागार्जुन थे, कौन थे ये एक बौद्ध भिक्षु थे। वैज्ञानिक तो थे ही, एक बौद्ध भिक्षु थे ये आपका साथी। किस देश में गए थे बौद्ध धर्म का प्रचार करने? तो आप कहेंगे भैया चीन गए थे। कहां पर गए थे? चाइना ये गए थे। प्रथम बौद्ध समिति का आयोजन कहां पर हुआ था? आप कभी भी पेपर देने जाएंगे एक समिति से क्वेश्चन पूछेगा आपसे। अनिरुद्ध के शासनकाल में हुई, या आपका अजातशत्रु के शासनकाल में, या बिंबिसार, या फिर उदयभद्र के शासनकाल में? पहली बौद्ध समिति भैया अजातशत्रु के शासनकाल में हुई। मैंने कल आपको बताया था महात्मा बुद्ध का परिनिर्वाण कब हुआ था, बताओ उनकी मृत्यु कब हुई थी? तो उनकी मृत्यु जब हुई तभी मीटिंग हुई कि बौद्ध धर्म को साथी हम बौद्ध धर्म को हम कैसे फैलाएंगे। एक कॉन्फ्रेंस हुआ, एक आपका संगति हुई, जो साथी प्रथम, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ और 5 पूछी जाती हैं। इनके समय आप मुझे बताएं, पहली कब हुई? महात्मा बुद्ध के परिनिर्वाण के समय 483 ईसा पूर्व में हुई। दूसरी साथी 383 ईसा पूर्व में हुई। तीसरी 255 ईसा पूर्व में, जिसका समय कई बार 251 भी लिखा हुआ मिलता है। चौथी प्रथम शताब्दी में हुई, यानी पहली सेंचुरी में। इसको भी लोग बोलते हैं कि दूसरी सेंचुरी की शुरुआत में हुई, कुछ इस तरह से। जो पांचवी आपका साथी हुई ये 1871 में हुई। क्या बोलेंगे? 1871 में। राजा कौन था साथी? आपका बोलेंगे एके। क्या बोलेंगे? एके। अजातशत्रु पहली जो हुई साथी आपका अजातशत्रु के समय पर हुई। दूसरी जो हुई साथी आपका कालाशोक के समय पर हुई, राजा था कालाशोक। तीसरी साथी आपका अशोक के समय पर हुई। और चौथी आपका साथी कनिष्क के समय पर हुई। किसके समय पर हुई? कनिष्क के समय पर हुई, आपका कनिष्क के समय पर। ठीक है, मुझे बताओ इनके जगह स्थान कौन कौन से थे? तो आरवीपी के, क्या हम पीके हैं? आरवीपी के। तो क्या बोलेंगे? पहली राजगृह में हुई थी आपका राजगृह। दूसरी साथी आपका वैशाली में हुई थी। तीसरी आपका साथी पाटलिपुत्र। पाटलिपुत्र को आज क्या नाम देते हैं हम? पटना, बिहार, ये पाटलिपुत्र ही है। और चौथी हुई थी कुंडल वन, कश्मीर में। कहाँ पर? कुंडल वन में हुई थी। इनके भैया अध्यक्ष कौन थे? पहली जो बौद्ध संगति हुई उसके समय अध्यक्ष कौन थे? महाकश्यप थे। कौन थे? महाकश्यप उसके समय अध्यक्ष थे। दूसरी के समय साथी आपका सभाकामी अध्यक्ष थे। कौन? सभाकामीर अध्यक्ष थे। तीसरी के समय आपका मोगलीपुत्र। क्रम से याद रखते हैं कि एक महान सभा हुई, उसमें सबको बुलाया गया। मोगली ने भाग भाग के सबको बुलाया, और वसुमित्र चौथी के क्या रहे साथी? आपका अध्यक्ष रहे। इसमें एक उपाध्यक्ष भी रहे थे आपका, और उपाध्यक्ष थे साथी आपका कौन? अश्व घोष, जिनकी किताब मैंने आपको अभी बताई थी, अश्व घोष। ठीक है, अश्व घोष। पांचवी जो हुई साथी आपका वो राजा मिंडन के समय पर हुई। राजा मिंडन के समय पर हुई, और राजा मिंडन ने इसको कहाँ पर कराया? म्यांमार में कराया। ठीक है, ये बहुत नहीं पूछी जाती लेकिन पूछी जा चुकी है। ठीक है, यूपीपीएससी में पूछी जा चुकी है। आगे आएंगे। मिलिंद पन्हो क्या है? मिलिंद पन्हो एक बहुत चर्चित पुस्तक है भारत की, वो क्या है साथी बताएंगे एक बार। एक संस्कृत का नाटक है, एक जैनों की एक कथा है, एक पाली ग्रंथ है, या फिर एक फारसी महाकाव्य है। ये पाली ग्रंथ है साथी। इसमें 2 लोगों की चर्चा है। इसमें जो मिलिंद कहा गया है, मिलिंद कहा गया है मिनांडर को। मिनांडर जो कि एक शक शासक था, और एक साथी आपका क्या बोलेंगे? एक बौद्ध गुरु हम कह सकते हैं, बौद्ध भिक्षु ही कहें तो ज़्यादा अच्छा है। एक बौद्ध भिक्षु था नागसेन। क्या बोलेंगे? नागसेन। इन दोनों का कन्वर्सेशन है, इन दोनों की साथी वार्ता है कि किसने किसने? मिनांडर ने प्रश्न किए, मिलिंद उसको कहा गया उनके अनुसार, तो मिलिंद ने प्रश्न किए, हर चीज़ पर प्रश्न किए, और बौद्ध भिक्षु आपका नागसेन ने क्या किया? उनके जवाब दिए थे, उनके जवाब दिए।
निम्नलिखित में से किस बौद्ध ग्रंथ में संघ जीवन के नियम प्राप्त होते हैं? संघ जीवन के नियम प्राप्त होते हैं, किस में प्राप्त होते हैं? दीघ निकाय में, विनय पिटक में, अभिधम पिटक में, या साथी आपका विभाषा शास्त्र में? किस में बोलेंगे भाई फटाफट से? बहुत बढ़िया, बहुत गजब, आगे आ जाएंगे। सर मुझको ना नीनी आ रही है, क्या कह रहे हैं? नींद में कैसे लिख दिया भाई कमेंट तुमने? सुला दो इनको। निम्नलिखित में से किस बौद्ध ग्रंथ में संघ जीवन के, तुमने एक मूवी देखी है वो, किसने बौद्ध ग्रंथ में संघ जीवन के नियम प्राप्त होते हैं? दीघ निकाय, विनय पिटक, अभिधम पिटक या विभाषा शास्त्र होगा? विनय पिटक में क्या है? बौद्ध ग्रंथ में संघ जीवन, यानी कि जितने भी भिक्षु हैं उन भिक्षुओं का जीवन कैसा होगा, भिक्षु का जीवन कैसा होगा, संघ अर्थात जो बौद्ध भिक्षुओं का संगठन है वो किस तरह से, उनका वे ऑफ लाइफ क्या होगा, उनका ध्यान किस तरह से होगा। मैं कथा सुनाता हूं साथी, आपको 1 मिनट लगेगी। महात्मा बुद्ध के पीछे जब बहुत सारे भिक्षु हो लिए तो सारे भिक्षु अपने अपने काम में, मतलब उनको तो मुक्ति मिलनी थी, हर चीज उनको छोड़ देनी थी, समाज से वैराग्य उनको छोड़ना था, तो उनके पास कुछ कपड़े बचे, वो उन कपड़ों को ही कसने में लग जाते, उन कपड़ों पर ही वो डिजाइन बनाने लगे। जो उनके पास एक लोटा था उस लोटे को ही वो सजाने लगे। तो बुद्ध बड़े गुस्से में हुए और बुद्ध ने उनसे ऐसा करने को मना किया। तो उन्होंने पूछा बुद्ध से, जब वो परेशान हुए कि भाई आप परेशान क्यों हैं गुरुवर, इतने परेशान क्यों है? उन्होंने कहा कि तुम दुनिया को छोड़ के आए और फिर तुमने एक छोटी सी चीज जो थी उसी में ध्यान लगा लिया। जैसे बहुत सारे बच्चे कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करते हैं, तो उन सबको अपने अंदर धैर्य रखना है, एक सब्र रखना है, और सब्र उसके अंदर होता है जिसके अंदर बल होता है। तो मैं हमेशा कहता हूं फोन दूर रखो और कॉपी पेन लेके हमेशा नोट करो। लेकिन कुछ साथी नहीं पालन करते हैं, ये उन्हीं भिक्षुओं की तरह हैं जिनको जीवन में कुछ नहीं मिलना है, क्योंकि जो उनके पास है, उनके पास फोन है उंगलियां चलाने के लिए, कमेंट चलाने के लिए, तो वो उसी पर उंगलियां चलाने लग जाएंगे। लेकिन कुछ साथी संयमी होंगे जो दूर से कक्षा को देख रहे होंगे, पेन कॉपी लेकर के जो जरूरी चीज है वो कर रहे हैं। तो आपको पता होना चाहिए आपके जीवन का लक्ष्य क्या है, और आपके जीवन का जो लक्ष्य है साथी वो जीना है आपको। यानी कि अगर आप चाहते हैं कि आप औरों से बेहतर बने, तो आपको औरों से बेहतर होने के लिए बेहतर चीजें करनी होंगी। ऐसा नहीं हो सकता कि आप औरों से बेहतर भी बनना चाहते हैं और आप चीजों का चुनाव वैसे करते हैं जैसे बाकी सब करते हैं, तो आपके जो रिजल्ट्स जो होंगे वो बाकी सब की तरह होंगे। साथी ये बात याद रखना। क्या बोलेंगे? विनय पिटक हो गया। एक साथी आपका अभिधम पिटक है। अभिधम पिटक क्या कहता है? कितने पिटक हैं टोटल, संख्या बताएं जरा। ये जो मैं कहता हूं ना संख्या बताएं जरा, मैं ये नहीं कहता कि आप कमेंट करें, आपको मन में सोच लेना बस। क्या बोलेंगे? अभिधम पिटक जो है भैया वो आपका फिलॉसफी को बताता है। क्या बोलते हैं? जो फिलॉसफी के प्रिंसिपल्स हैं, जो दार्शनिक सिद्धांत हैं, दार्शनिक सिद्धांतों को बताता है। क्या? फिलोसॉफिकल प्रिंसिपल्स को वो बताता है। क्या बोलेंगे? फिलोसॉफिकल जो प्रिंसिपल्स हैं साथी, आपके प्रिंसिपल्स हैं आपके, उनको वो बताता है। तीसरा आपका आता है साथी सुत्त पिटक। क्या बोलेंगे? सुत्त पिटक में क्या बताया गया है? बौद्ध धर्म के सिद्धांत है। क्या बोलेंगे? इसमें सारे के सारे धर्म का प्रिंसिपल क्या होगा, बौद्ध धर्म क्या है, आपको किस तरीके से साथी बौद्ध धर्म को मानना है। और साथ में ही आपसे पूछे कि बौद्ध धर्म यानी बुद्ध की जो स्पीचेज हैं, जो बुद्ध के उपदेश हैं, वो किस में लिखे हुए हैं? सुत्त पिटक। यानी कि अगर आपको बौद्ध धर्म को जानना है तो आपको सुत्त पिटक को पढ़ना पड़ेगा। किसको? सुत्त पिटक को आपको पढ़ना है। आगे आएंगे। सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। इधर भारत की स्थिति लिखी हुई है और उधर साथी कुछ पहाड़ियां लिखी हुई हैं, कुछ पर्वतमालाएं लिखी हुई हैं। बोलेंगे भैया किस चीज़ की छुट्टी है? कल क्लास की छुट्टी है दोस्त। ये क्लास कल नहीं होगी, मैं पहले से बता रहा हूँ आपको। 10 तारीख कल को छोटी लेन वालों से मिलेंगे। चलो बहुत बढ़िया, कोई दिक्कत कोई दिक्कत, आगे उत्तर देंगे। क्या वो बोलेंगे? मध्य भारत आपका अरावली हो गया साथी, तमिलनाडु हो गया आपका विंध्य, राजस्थान हो गया, या फिर झारखंड हो गया? बताएंगे। क्या बोलेंगे? मध्य भारत में साथी क्या है? विंध्याचल पड़ेगा आपका। तमिलनाडु में क्या है? नीलगिरी की पहाड़ियां हैं। राजस्थान में साथी क्या है? आपका अरावली की पहाड़ियां हैं। और झारखंड में क्या है? आपका राजमहल की पहाड़ियां हैं। क्या बोलेंगे? अरावली को हम कहते हैं सबसे पुरानी श्रृंखलाएं कौन सी हैं? सबसे पुराने जो वरित पर्वत हैं, क्या बोलेंगे?
सबसे पुराने साथी पर्वत श्रृंखला कौन सी होगी आपकी? तो आप बोलेंगे सबसे पुरानी माउंटेन चेन अरावली है। क्या बोलेंगे? अरावली है। तो क्या ऑप्शन बन जाएगा ठीक आपका? 2, 4, 1 और 3 बन जाएगा। 2, 4, 1, 3 ऑप्शन ए एकदम से ठीक है। मुझे बताएं साथी इस तरह से ही, जैसे ये पहाड़ियां हैं, महाराष्ट्र की कुछ पहाड़ियों के नाम बताएं श्रृंखलाओं के। तो बालाघाट और सतमाला आपसे पूछे, बालाघाट पहाड़ियां, और साथ ही आपसे सतमाला पहाड़ियां पूछे, सतमाला रेंज कहाँ पर? महाराष्ट्र में लिखेंगे। गुजरात की पहाड़ियां साथी आपसे पूछे, गुजरात में पड़ती हैं मांडव रेंज। कौन सी? मांडव, पांडव नहीं, मांडव। और साथ ही यहाँ पर एक बात याद रख लेना, एक दिन हमने सेट में लिखा है, थम्स अप करना इस बात पे, गढ़जात गुजरात, वो साथी हमने गलत एक जगह लिख दिया था, उसको करेक्ट करना कि भैया कहीं भी मुझे गढ़जात दिखेगा, गढ़जात पहाड़ियाँ, गढ़जात पहाड़ियाँ वो क्या बोलेंगे? मैंने आपसे कहा था कहीं कुछ एरर होगा उसको हम सुधार लेंगे। गढ़जात पहाड़ियाँ जो साथी उड़ीसा में है, कहाँ पर है? उड़ीसा में है, ठीक है, उड़ीसा में स्थित है। मुझे बताओ और पहाड़ियाँ कौन सी? एक तमिलनाडु की बताओ साथी, कौन सी रेंज है यहाँ पर? तमिलनाडु में है आपका साथी सेवरॉय की पहाड़ियाँ। किसकी? सेवरॉय की पहाड़ियाँ कहाँ पर हैं आपका? तमिलनाडु में है। अगर मैं आपसे पूछूं छत्तीसगढ़ में कौन सी पहाड़ियाँ या कौन सी रेंज है? छत्तीसगढ़ में याद रखेंगे बेलाडिला की पहाड़ियाँ हैं। किसकी? बेलाडिला की पहाड़ियाँ। क्या बोलेंगे? बेलाडिला की जो साथी पहाड़ियाँ हैं ये कहाँ पर हैं? छत्तीसगढ़ में है। कहाँ पर है? छत्तीसगढ़ में। यूपी पुलिस का पेपर किस किस ने दिया था इस बार का? थम्स अप करें। 17 तारीख का साथी, 17 फरवरी का फर्स्ट शिफ्ट में ही क्वेश्चन पूछा गया था, बेलाडिला की पहाड़ियाँ किस राज्य में है? किस राज्य में है आपका? छत्तीसगढ़ में है। कहाँ पर है साथी? छत्तीसगढ़ में है। आगे आएंगे, नेक्स्ट है, निम्नलिखित नदियों में से कौन सी नदी है जो भ्रंश घाटी में प्रवाहित होती है? भ्रंश घाटी में, क्या बोलेंगे? भ्रंश घाटी में प्रवाहित होती है। तापी, महानदी, कृष्णा या तुंगभद्रा होगी? तो भ्रंश घाटी जो कि साथी रिफ्ट वैली से प्रवाहित होती है वो तापी है, और तापी का ही अन्य नाम क्या है? वो ताप्ती है। क्या बोलेंगे? ताप्ती है। मुझे बताएं ताप्ती जो साथी नदी है इसका उद्गम मैंने कल की कक्षा में आपको कहाँ पर बताया था? तो क्या बोलेंगे? मैं पूरा नहीं बताऊंगा, मुल्ताई। आप बोलेंगे मुल्ताई कहाँ पर स्थित है? किस राज्य में? एमपी में। कहाँ पर? एमपी में। इसका साथी जो प्रवाह क्षेत्र है, प्रवाह क्षेत्र का मतलब है किन किन राज्यों में इसका पानी होकर के पहुंचता है? मध्य प्रदेश में, MP फॉर मध्य प्रदेश, MH फॉर महाराष्ट्र और GUJ फॉर गुजरात में, ठीक है। इसी के साथ ही आपका सहायक नदियां, SSC का सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक, ट्रिब्यूटरी कौन कौन सी हैं इसकी? क्या बोलेंगे? इसकी जो सहायक नदियां हैं वो कौन कौन सी हैं? तो सहायक नदियों में नाम जाता है पूर्णिया, पूर्णा, पूर्णा जिसको हम सूर्यपुत्री भी कहते हैं। तो सूर्यपुत्री पूछे या पूर्णा किसकी सहायक नदी? आपका तापी की सहायक नदी। मोना किसकी सहायक नदी? इसी की। अरुणावती किसकी सहायक नदी? अरुण भी सूर्य को ही बोलते हैं इसीलिए अरुणावती अर्थात सूर्य की बेटी, ठीक है। आनेर, वाघूर, बोली, क्या बोलेंगे? आनेर, वाघूर आपका साथी, बोरी और मिंधोला, क्या बोलेंगे? बोरी और मिंधोला ये किसकी सहायक नदियां हैं? किसकी सहायक नदियां हैं? ये तापी की सहायक नदियां हैं, ठीक है। तापी के बारे में साथी आपको पता होना चाहिए कि तापी विपरीत बहती है। कितने लोग इस बात को जानते हैं कि तापी विपरीत बहती है? कौन कौन सी दो नदियां हैं? क्या बोलेंगे? भारत की सारी नदियां कैसे बहती हैं? आपने कोई नदी देखी है अपने आसपास? कोई बड़ी नहर आपने अपने आसपास देखी हो? घर की नाली मत बताने लगना। तो आपने कहा भैया मैंने देखी है, सारी की सारी किधर बहती हैं आपका? तो मैं तो देखता हूँ भारत में जो बहाव है वो सारी नदियों का पश्चिम से पूर्व होता है। क्या होता है? पश्चिम से पूर्व, वेस्ट टू ईस्ट है, यही है जी भैया, यही है। किसमें? भारत में। लेकिन इनका जो बहाव है विपरीत बहाव है, यानी कि कैसा होगा ये होगा पूर्व से पश्चिम। कैसा होता है भाव इसका? पूर्व से पश्चिम। एक और नदी है ऐसी ही पूर्व से पश्चिम, कौन कौन बहती हैं? नर्मदा बहती है और साथ ही तापी बहती है। और मुझे बताएं इसका जो साथी मिलन होता है वो कहाँ पर होगा? अरब सागर की आपका बंगाल की खाड़ी। A फॉर अरब सागर लिखेंगे, A या B, या B फॉर आपका बंगाल की खाड़ी। क्या चुनोगे आप? बोले जी अरब सागर चुनेंगे या बंगाल की खाड़ी चुनेंगे? किसमें इसका मिलन होता है? तो आप कहेंगे भैया A फॉर अरब सागर को हम चुनेंगे। क्या बोलेंगे? मिलन इसका अरब सागर में होगा, B फॉर बंगाल की खाड़ी में नहीं होगा। कौन कौन सी नदियां हैं जो अरब सागर में गिरती हैं? प्रमुख नाम पूछे जाते हैं आपका। सिंधु किधर गिरेगी? आपका अरब सागर में। आपका सॉरी
सिंधु गिरेगी आपका अरब सागर में। एक साथी आपका नर्मदा हो गई, क्या बोलेंगे, नर्मदा हो गई। एक आपका साथी तापी हो गई। एक आपका साबरमती हो गई। और पश्चिम की जितनी भी नदियां हैं, जैसे लूनी नदी हो गई, माही नदी हो गई, लूनी पूछे आपसे, माही नदी पूछे, इन सब का अरब सागर में। नहीं तो ज़्यादातर नदियां जो हैं वो किधर जाती हैं, आपका साथी बंगाल की खाड़ी में जाती हैं, बंगाल की खाड़ी में। आगे आए, नेक्स्ट। दामोदर जिसकी सहायक नदी है वह है। दामोदर किसकी सहायक नदी है, गंगा, हुगली, पद्मा, ये स्वर्ण रेखा की। तो दामोदर जाति जिसको हम बोलते हैं आपका क्या, इसको जैविक मरुस्थल भी कहा जाता है। भारत की किस नदी को साथी बायोटिक डेजर्ट कहा जाता है, जैविक मरुस्थल भी कहते हैं। जैविक मरुस्थल भी लिखना इस बात को, इसको जैविक मरुस्थल भी कहते हैं, किसको, दामोदर। कहाँ का शोक मैंने ये आपको बताई थी, क्या बोलेंगे, क्या बोलते हैं, जैविक मरुस्थल। ये समझिए, क्योंकि जैविक मरुस्थल भैया क्यों कहते हैं, क्योंकि इसमें जल प्रदूषण बहुत है, जल प्रदूषण, वाटर पॉल्यूशन की वजह से बोलते हैं इसको। किस वजह से कहा जाता है जैविक मरुस्थल, ये भी याद रख लेना, वाटर पॉल्यूशन की वजह से, जल प्रदूषण की वजह से, ठीक है, जल प्रदूषण की वजह से। और ये साथी किसकी सहायक नदी है, ये हुगली की सहायक नदी है, किसकी, हुगली की सहायक नदी है। और याद रख लेना, हुगली के बारे में बात नहीं करते, हम बात करें दामोदर के बारे में। दामोदर साथी किसका शोक मैंने आपको बताई थी, ये शोक मैंने बताया था कि ये बंगाल में बाढ़ का कारण बनती है, ठीक है। एक साथी बताएंगे इसका उद्गम कहाँ से, ओरिजिन कहाँ से है इसका, तो ओरिजिन है इसका छोटा नागपुर पहाड़ से। आप मुझे बता सकते हैं किन दो राज्यों में बहती है ये, छोटा नागपुर पहाड़ से। और साथ ही इसका जो प्रवाह क्षेत्र है, जो इसका साथी आपका एरिया है जहाँ पर ये बहती है, वो है वेस्ट बंगाल। और साथ ही आपका JH4 झारखंड। कलकत्ता बंदरगाह भी किस नदी पर है, इसी की सहायक नदी, क्या बोलेंगे, हुगली की सहायक नदी है ना दामोदर, हुगली की सहायक नदी दामोदर, इसी पर आपका कलकत्ता, क्या बोलेंगे, कलकत्ता बंदरगाह, कलकत्ता बंदरगाह इसी पर है, क्या बोलेंगे, कलकत्ता बंदरगाह इसी पर है, किस पर, हुगली की सहायक नदी पर। हम बेसिकली उसको हुगली बोल देते हैं कि हुगली पर है कलकत्ता, है किस पर, हुगली की सहायक नदी दामोदर पर वो मौजूद है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन एक कृष्णा नदी की सहायक नदी नहीं है। कृष्णा नदी जो साथी आपका कहाँ पर बहती है, दक्षिण भारत में बहती है। और दक्षिण भारत की अगर मैं बात करूं, दक्षिण भारत की दूसरी सबसे लंबी नदी है ये, क्या है, दूसरी सबसे लंबी नदी है आपका कृष्णा नदी, दूसरी सबसे लंबी नदी। तो पहली सबसे लंबी नदी कौन सी है बताएंगे जरा, क्योंकि इसकी लंबाई है 1401 किलोमीटर। और प्रायद्वीप बोलूं या दक्षिण भारत बोलूं या साउथ इंडिया बोलूं, तो आप कहेंगे एक ही बात है भैया। तो दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है, दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी, पूरे भारत की तो साथी गंगा में आपको बता चुका 2525 किलोमीटर। तो सबसे लंबी नदी जो है वो गोदावरी है, और जिसकी लंबाई है 1465 किलोमीटर, कितनी, 1465 किलोमीटर है, ये आपको पता होना चाहिए। कृष्णा नदी की सहायक नदी नहीं है, तो क्या बोलेंगे, भीमा है, जी हाँ, डान है, जी हाँ, तेल नहीं होगी, क्योंकि साथी तेल बहुत पूछी जाती है। याद रख लेना, ओंग, ओंग, तीन नदियां अक्सर एक साथ पूछी जाती हैं, ओंग, जोक, और आपने भी शायद प्रीवियस ईयर कभी लगाए होंगे, ओंग, जोक और तेल, ये साथी महानदी की सहायक नदियां हैं, किसकी हैं, महानदी की सहायक हैं। किसकी ट्रिब्यूटरीज हैं ये साथी, आपका बोले महानदी की सहायक नदियां हैं। तो भीमा आपका कृष्णा की होगी, डान होगी, तुंगभद्रा होगी। मुझे बताओ कृष्णा नदी का ओरिजिन कहाँ से है, कृष्णा नदी का साथी जो उद्गम है वो कहाँ से है, तो इनका उद्गम है महाबलेश्वर से। महाबलेश्वर की जो पहाड़ियाँ हैं, और महाबलेश्वर किस राज्य में भैया, महाराष्ट्र में स्थित है, महाराष्ट्र में। इसका जो प्रवाह क्षेत्र है, और प्रवाह क्षेत्र में सबका क्यों लिखा रहा हूँ समझ रहे हो, पूछा जाता कृष्णा नदी किस राज्य से होकर के नहीं बहती है। तो प्रवाह क्षेत्र जो है इसका साथी आंध्रा में है, आपका आंध्र प्रदेश में ये बहती है, तेलंगाना इसी से बना, तेलंगाना में ये बहती है, आपका साथी महाराष्ट्र में ये बहती है, जी भैया, और कर्नाटक, KN4 कर्नाटक में ये बहती है। कृष्णा की कुछ अन्य सहायक नदियां बताएं आप, क्या रूट वर्ड हमको अपनाना है, प्रभा, जिनमें प्रभा लगता है। कृष्णा की साथी जो ट्रिब्यूटरीज हैं, इसकी जो ट्रिब्यूटरीज हैं आपका, इसकी जो सहायक नदियां हैं, उन सहायक नदियों में नाम आएगा प्रभा रूट वर्ड वाली। जैसे प्रभा कौन कौन है भैया, घाट प्रभा, माल प्रभा,
बहुत पूछी जाती हैं। घाट प्रभा और माल प्रभा, तो प्रभा रूट वर्ड को याद रखेंगे, अक्सर पूछी जाएंगी आपसे। घाट प्रभा और माल प्रभा किसकी सहायक नदियां हैं, तो हम बोलेंगे कृष्णा की। कृष्णा कौन से नंबर पर आएगी साथी, दूसरे नंबर पर आएगी। पहले नंबर पर कौन है, गोदावरी 1465 किलोमीटर के साथ में है। ठीक है, कोई दिक्कत, आगे आते हैं। अमरावती, भवानी, हेमावती और काबिनी ये किसकी सहायक नदियां हैं, बोलेंगे भैया, बहुत बढ़िया जी, अनुज कुमार यादव जी। अमरावती, भवानी, हेमावती और काबिनी ये किसकी सहायक नदियां, महानदी की हैं, गोदावरी की हैं, कावेरी की हैं या फिर कृष्णा की हैं, तो क्या बोलेंगे भैया जी, ये कावेरी की हैं। कावेरी नदी साथी बोलेंगे, कावेरी नदी जिसका उद्गम स्थल कहाँ से है, इसका ओरिजिन कहाँ से है, तो ब्रह्मगिरी की पहाड़ियों से है। क्या आप मुझे बता सकते हैं ब्रह्मगिरी की पहाड़ियाँ कहाँ पर है साथी, तो ब्रह्मगिरी की पहाड़ियाँ दोस्त आपका कर्नाटक में है। क्या बोलेंगे, कर्नाटक में है। और इनका जो प्रवाह क्षेत्र है, जो एरिया है, इसका जो एरिया है वो कर्नाटक है, KN4 कर्नाटक, TN4 तमिलनाडु, केरल में है साथी आपका, और पुडुचेरी में है। कहाँ पर है, पुडुचेरी में है। और इन्हीं राज्यों के बीच में क्या है आपका, इन्हीं राज्यों के बीच में है कावेरी जल विवाद। थम्स अप करके बताओ कितने लोग जानते हैं कावेरी जल विवाद के बारे में। ठीक है, कावेरी जल विवाद, क्योंकि ये तमिलनाडु की है तो इसका तमिल भाषा का नाम भी आपको पता होना चाहिए। तमिल भाषा में जो नाम है आपका कावेरी का वो है पोन्नी। तो आपसे पूछा जाएगा पोन्नी किस नदी को कहा जाता है, तो आप कहेंगे भैया कावेरी को कहा जाता है। और साथ ही अगर मैं बात करूं इसकी सहायक नदियां, क्या बोलेंगे, अमरावती हो गई, भवानी हो गई, हेमावती और काबिनी। अन्य सहायक नदियों की अगर हम बात करें, अन्य सहायक नदियां कौन कौन सी हैं, जो किसकी हैं, आपका कावेरी की हैं, तो उसमें नाम आएगा साथी आपका, वती से ही नाम है इनके, अर्कावती है, क्या बोलेंगे, अर्कावती है आपका, स्वर्णवती है, स्वर्णवती है, और एक साथी आपका स्वर्णवती, और एक है आपका साथी लोक पावनी। लोक पावनी किसकी सहायक नदी है, तो कावेरी की। क्या बोलेंगे, कावेरी की। कावेरी जल विवाद के बारे में बहुत सारे बच्चे थम्स अप करते हुए, अनुज कुमार बहुत सारा प्यार मेरे साथी, मुझे बताएं कावेरी जल विवाद। बहुत बार आप नदियों के जल विवाद आप पढ़ते होंगे, तो इन सब लोगों के लिए, इन सब राज्यों के लिए एक बना है अंतरराज्यीय नदी जल विवाद एक्ट। नदी जल विवाद अधिनियम कब आया था, ये आपको पता होना चाहिए, तो क्या बोलेंगे 1956 का है। अंतरराज्यीय मतलब राज्यों के बीच में, इंटर स्टेट रिवर वाटर डिस्प्यूट्स, क्या बोलेंगे, इंटर स्टेट रिवर वाटर डिस्प्यूट्स, इनके लिए साथी जो एक्ट आया वो कब आया, 1956 में आया। तो किस किस के बीच में है कावेरी जल विवाद, तमिलनाडु, केरल, पुडुचेरी और कर्नाटक के बीच में है। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा उद्योग है जो सेवा क्षेत्र का उद्योग नहीं है। मैंने आपको 3 की बेसिक समझ बताई थी, आज मैं उत्तर आपसे चाहूंगा। क्या बोलेंगे, जो सर्विस सेक्टर के अंतर्गत नहीं आएगा, जो किस में नहीं आएगा, सर्विस सेक्टर में नहीं आएगा, सेवा क्षेत्र। सेवा क्षेत्र कौन सा है, थर्ड एरिया है, और थर्ड एरिया में इनमें से क्या नहीं आएगा बताएंगे। तो शिक्षा है तीसरे में, सर्विस में जी हाँ बैंकिंग है, बीमा है, पेट्रोलियम परिशोधन, ये साथी क्या हो गया, ये तो सेकंड स्टेज का आपका, ये तो क्या कर रहे हैं हम, कुछ भी निर्माण कर रहे हैं और कुछ भी रॉ मटेरियल। देखो पेट्रोलियम परिशोधन मतलब उसके लिए क्या आया होगा, पहले कच्चा तेल आया होगा, एक उसके लिए क्रूड ऑयल आया होगा। कच्चा तेल किसको कहते हैं हम, क्रूड ऑयल को, और उसी साथी ऑयल को हम क्या कर रहे हैं, परिशोधन। कच्चे तेल से ही परिशोधन करके तो हम पेट्रोल बनाते हैं, डीजल बनाते हैं, पैराफिन मोम बनाते हैं, केरोसिन बनाते हैं, ये सब ना आपने पढ़ा होगा। प्रभाजी आसवन के बारे में जो लोग जानते होंगे, 10वीं में शायद आपने पढ़ा हो, नहीं तो 11वीं 12वीं के विज्ञान में, तो क्या बोलेंगे, कच्चा तेल जो है साथी उसी को परिमार्जित हम करते हैं। भारत में नई आर्थिक नीति कब अपनाई गई, कौन सी आपकी NEP जिसको हम बोलते हैं न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी, वो कब आई थी भारत में, 1989, 1990, 1991 और 1992। 1991 में भैया आई थी NEP, और किस डेट को आई थी, इसकी डेट याद रख लेना जरूर, 24 जुलाई 1991। कौन PM थे हमारे, PM थे हमारे नरसिम्हा राव। क्या बोलेंगे, PM थे नरसिम्हा राव। और वित्त मंत्री कौन थे साथी हमारे बताएंगे, उस समय हमारे फाइनेंस मिनिस्टर कौन थे, मनमोहन सिंह जी। आज तक भी हम उनको क्रेडिट देते हैं कि हमारे देश को किस तरह उन्होंने उबारा था। मनमोहन सिंह जी थे आपके वित्त मंत्री। और RBI के गवर्नर कौन थे इस समय पर,
आरबीआई के जो गवर्नर थे साथी वो कौन थे? आपका एस वेंकट रमन थे। कौन थे? एस वेंकट रमन थे। और क्या नीति हमने इसमें अपनाई थी? 1991 में एलपीजी की नीति हमने इसमें अपनाई थी। एलपीजी बोले तो एल फोर क्या है? लिबरलाइजेशन को हम बोलते एल। पी फोर क्या था साथी? इसमें हमने प्राइवेटाइजेशन किया, प्राइवेटाइजेशन किया। और जी फोर क्या है वर्ड इसमें बोलेंगे? एलपीजी में जी फोर, ये तीनों वर्ड पूछे जाते हैं। ग्लोबलाइजेशन को हम लोग बोलते हैं। लिबरलाइजेशन का मतलब क्या है साथी? उदारीकरण। मतलब बहुत सारी जो साथी उद्योगों पर रोक थी, बहुत सारे लाइसेंस लगते थे, 18 उद्योग थे, उनमें सब कैटेगरी भी बना रखी थी, उन सब के लिए लाइसेंस चाहिए थे। इन्होंने कहा कि हम अपने देश में बाहर से निवेश बढ़ाना है, तो उदारीकरण के तहत हमको क्या करना होगा? क्या बोलेंगे? कितने उद्योगों में सिर्फ लाइसेंस रख दिए? सिर्फ 5 उद्योग ऐसे छोड़े जिनमें लाइसेंस की जरूरत थी, बाकी आप शुरू कर सकते थे। सिर्फ 5 उद्योग, सिर्फ 5 उद्योग के लिए लाइसेंस जरूरी कर दिया गया। तो क्वेश्चन बनता है कितने थे पहले? 18 को कम करके 5 उद्योग के लिए सिर्फ लाइसेंस कर दिया गया। और वो 5 उद्योग कौन कौन से थे? उसमें एक था आपका साथी शराब, क्या बोलेंगे? शराब था। एक साथी आपका सिगरेट था, मतलब इनके सह उत्पाद भी थे। एक आपका साथी उसमें था जो डिफेंस के इक्विपमेंट से, क्या डिफेंस के इक्विपमेंट मतलब कि रक्षा उपकरण, क्या बोलेंगे? रक्षा उपकरण थे साथी, आपका रक्षा उपकरण थे। और साथी चौथा आपका उसमें था विस्फोटक, जितने भी एक्सप्लोजिव थे विस्फोटक थे। और पांचवा साथी उसमें था आपका खतरनाक रसायन, क्या बोलेंगे? खतरनाक रसायन, क्या बोलेंगे? जो भी साथी आपका खतरनाक रसायन थे, ये बात याद रख लेना। तो 18 उद्योगों से घटा करके क्या बोलेंगे आपका? क्या बोलेंगे आपका भैया? 5 कर दिए गए ताकि निवेश बढ़े। क्या बोलेंगे? निवेश बढ़े। आगे आएंगे। भारत की पहली इंडस्ट्रियल पॉलिसी, क्या बोलेंगे? वो तो नई औद्योगिक नीति थी, ये है कि पहली औद्योगिक नीति, याद रखना। वो थी आपकी अभी जो मैंने बताया नई औद्योगिक नीति, उसमें वो वर्ड आएगा, अभी क्रम से बता देता हूँ सारी चीजें। तो क्या बोलेंगे? पहली बार कब औद्योगिक नीति आई? तो मार्च 1948 में आई। इसको लेके आए थे श्यामा प्रसाद जी। कौन? श्यामा प्रसाद मुखर्जी के द्वारा, श्यामा प्रसाद मुखर्जी के द्वारा ये आई। आपसे पूछे दूसरी कब आई थी साथी? दूसरी औद्योगिक नीति कब आई? वो 1956 में आई। 1956 में इसको लेकर के आए थे पंडित नेहरू, पंडित नेहरू। और इसमें साथी जो आपका उद्योगों के, इंडस्ट्रीज के जो वर्ग बनाए गए, एसएससी ने पूछा है, उद्योग को 3 वर्ग में विभाजित कर दिया गया। कितनी कैटेगरीज बना दी गई इसमें? उद्योगों की 3 कैटेगरी बना दी गई, ठीक है। सेकंड, थर्ड पॉलिसी कब आई आपका साथी? ये जनता पार्टी की सरकार में आई, जब उनके उद्योग मंत्री थे आपका जॉर्ज फर्नांडिस, वो उसको लेकर के आए थे। जो चौथी पॉलिसी आई साथी, चौथी पॉलिसी आई हमारा, चौथी आई थी 1980 में। और पांचवी जो साथी औद्योगिक नीति आई हमारा, वो 1990 में आई। और छठी औद्योगिक नीति आई 1991 में। कब जी? अभी बताया, 24 जुलाई। तो नई औद्योगिक नीति कहूँ या आपका साथी एलपीजी वाली नीति कहूँ, तो एलपीजी वाली नीति कौन से नंबर की नीति थी जो मैं आपको अभी बता रहा था? जो साथी जिसको हमने नई औद्योगिक नीति कहा, वो 1991 की कौन से नंबर की नीति है? सबका उत्तर चाहिए, तो आप बोलेंगे भैया छठी औद्योगिक नीति है। कौन सी? छठी। भारत में जिन व्यवसायों का विनियोग, विनियोग मतलब इन्वेस्टमेंट जो है, वो 1 करोड़ रुपए तक का तथा कारोबार 5 करोड़ रुपए तक का है, यानी कि उनका जो टर्नओवर है, टर्नओवर है वो तो 5 करोड़ और इन्वेस्टमेंट उसमें 1 करोड़ था। तो वो कारोबार क्या होते? छोटे उद्यम, लघु उद्यम, सूक्ष्म उद्यम या आपका साथी मध्यम उद्यम, उनको बोलते हैं माइक्रो एंटरप्राइजेज। अच्छा, फिर आते हैं आपके साथी क्या? माइक्रो के बाद में आएंगे आपका कौन से? छोटे उद्यम, यानी सॉरी सूक्ष्म, लघु और मध्यम आता है। लघु उद्योग में क्या होता है आपका? यहाँ पर साथी 1 से लेकर के 5 करोड़ तक की इन्वेस्टमेंट होती है। विनियोग इतना होता है, मतलब इतना पैसा लगता है। और जो टर्नओवर होता है, यानी जो कमाई होगी सालाना, टर्नओवर जितने का वो व्यापार करेंगे, वो होता है आपका 5 करोड़ से लेकर के 50 करोड़ तक का। क्या होता है? 5 करोड़ से लेकर के 50 करोड़ तक का, ठीक है। और जो मध्यम उद्योग होते हैं साथी, इनकी जो इन्वेस्टमेंट होती है वो होती है आपका, जो इसमें आपका, सॉरी क्या बोल दिया मैंने,
भारत में, एक बार रुकेंगे, भारत में जिन व्यवसायों का विनियोग 1 करोड़ यानी 1 करोड़ तक का इन्वेस्टमेंट हुआ और साथ ही 1 करोड़ प्लस का होगा यहाँ पर, 1 करोड़ प्लस से लेकर के आपका 1 करोड़ से ज़्यादा हो इन्वेस्टमेंट और 5 करोड़ तक का, तो आपका क्या बोलेंगे उसको लघु उद्यम, ठीक है। और अगर 5 करोड़ से ज़्यादा का विनियोग है, 5 करोड़ से लेकर के 50 करोड़ तक का विनियोग है और टर्नओवर जो है वो 50 करोड़ से लेकर के 250 करोड़ तक का है, 250 करोड़ तक का है, तो मध्यम यानी कि आपका मीडियम एंटरप्राइजेज हो जाएगा, मीडियम एंटरप्राइजेज वो हो जाएगा, ठीक है। धावन मशीन का कार्यकारी सिद्धांत क्या है? धावन मशीन समझते हो? बोलेंगे भैया, धावन मशीन समझते हो? कपड़ा धोने की मशीन, और कपड़ा धोने की जो मशीन है, जो वॉशिंग मशीन है, उसमें क्या होता है, ये कपड़ा है भैया, ये कोई कपड़ा है और कपड़े के अंदर दाग है, इस कपड़े के अंदर दाग है, मान के चलो, दिख रहा है तुम्हें कपड़ा, ये इसके अंदर दाग है, तो इसके अंदर चले जाते हैं कणों में, और फिर कैसे जाते हैं, वो जो कपड़े धुलते हैं तो अंदर जो गंदगी है वो कहाँ चली जाती है, बाहर, और बाहर की तरफ जो चीज जाएगी उसको बोलते हैं सेंट्रीफ्यूगेशन, यानी कि अपकेंद्रीकरण, अप मतलब ऊपर बाहर की ओर, और जब चीजें अंदर की तरफ जाएं तो अभिकेंद्रीय कहते हैं। तो कभी भी कपड़े साफ होंगे तो अपकेंद्रीकरण के कारण होंगे। जैसे दूध के अंदर मक्खन होता है, तो दूध से जो साथी आप मक्खन निकाल लेते हो, दूध से क्या, दही से निकालेंगे मक्खन, दही से जो मक्खन निकालते हैं, दही से मक्खन का निकलना, ये भी क्या है, तो मक्खन पहले कहाँ था भैया, अंदर था, मक्खन का निकलना, ये भी क्या, चीजें अंदर से जब बाहर की तरफ आए, ठीक है। अपोहन डायलिसिस किस लिए इस्तेमाल होता है? ऑप्शन बी को देखिए, तो गुर्दे खराब होने पर, गुर्दे किसको बोलते हैं, किडनी, किडनी के खराब होने पर साथी क्या करते हैं, किडनी खराब होने पर, गुर्दे खराब होने पर, और किडनी के खराब होने पर साथी क्या करते हैं, आपका फिर डायलिसिस होता है, मतलब कि गुर्दे से होकर के गुर्दे को क्या करते हैं, आपको ब्लड को प्योरीफाई करते हैं, और प्योरीफिकेशन वो नहीं कर पा रहा, विषाक्त पदार्थों को वो नहीं निकल पा रहा, तो क्या करते हैं, नमक का एक घोल लटका देते हैं और नमक के घोल से होकर चीज़ों को निकालते हैं, उस तरह से फिर हम चीज़ों को साफ करते हैं। वर्षा की बूंदें गोलाकार होती हैं क्योंकि, वर्षा की बूंद गिरी और गोल हुई, कोई आपका बूंद कोई भी गिराएंगे, आप चाय को भी गिराएंगे गोल हो जाए, क्योंकि लिक्विड है, और गोल क्यों होती है, क्योंकि उसमें पृष्ठ तनाव होता है। तो भैया पृष्ठ तनाव यानी कि ये सरफेस टेंशन क्या कहता है, तो सरफेस टेंशन कहता है कि जगह क्या घेरो, कम से कम घेरो। जैसे आपके पास एक कागज है, एक कागज पूरी चौकोर आकार, एक कागज है, कोई देना, कोई कागज, कागज नहीं है, छोड़ो, ठीक है। जैसे कोई एक कागज है साथी आपका, तो वो कागज क्या है, चौकोर आकार का है, जैसे ये एक कागज है, ये एक कागज है, ये चौकोर आकार का है, तो कम से कम जगह कितने में घेरेगा बताओ, तो सरफेस टेंशन कहता है कि कोई भी चीज जो है वो कम से कम आकार, तो कम से कम आकार कैसे हो सकता है किसी चीज का, जब वो क्या हो जाएगी, गोल हो जाएगी, वो सबसे कम आकार होता है, ठीक है। तो वर्षा की बूंदें गोलाकार इसी वजह से होती हैं। जैसे आप ब्रश को पानी से डुबा के बाहर निकालो, ब्रश को पानी से बाहर निकालने पर क्या होगा, पानी से बाहर निकालने पर क्या होगा, वो आपस में क्या हो जाएंगे, बाहर निकालेंगे तो वो आपस में चिपक जाते हैं उसके जो, ठीक है, जो उसमें साथ ही आपका कंपोनेंट्स है, तो वो क्यों चिपक रहे हैं, क्योंकि लिक्विड कहता है कि कम से कम क्षेत्रफल ग्रहण करो, कम से कम। मिट्टी के घड़े में निम्न में से किस क्रिया के कारण जल ठंडा रहता है, बोलेंगे भाई फटाफट से, क्या बोलेंगे, किस क्रिया के कारण, द्रवण के कारण, वाष्पीकरण के कारण, ऊर्ध्वपातन के कारण, या फिर आपका साथी क्या बोलेंगे, ऊर्ध्वपातन तो होता है क्या, सब्लिमेशन बोलते हैं कि कोई चीज ठोस से डायरेक्ट किस में बदल जाए, गैस में। जैसे आपके घर कपूर देखा है आपने जलते हुए पूजा में, जी भैया, तो ठोस से किस में बदल जाता है, गैस में, वो पिघलता थोड़ी है, लिक्विड थोड़ी बनता है। तो वाष्पीकरण की वजह से क्या होता है कि वो जल क्या रहता है, ठंडा रहता है, ठीक है। आगे आएंगे, निम्नलिखित युग्मों में से कौन एक सही सुमेलित नहीं है, केमिकल नेम सबके बहुत इंपॉर्टेंट है, बोलेंगे क्या बोलेंगे, ब्लीचिंग पाउडर, प्लास्टर ऑफ पेरिस का क्या नाम बोलेंगे, वॉशिंग पाउडर का क्या नाम बोलेंगे, बेकिंग सोडा का क्या नाम बोलेंगे। तो बेकिंग सोडा होता है साथी आपका क्या बोलेंगे, कौन सा सुमेलित नहीं है, बेकिंग सोडा का सोडियम बाइकार्बोनेट होगा NaHCO3। मैं अपने साथियों से उम्मीद करूंगा ये फॉर्मूले सुनाएंगे। वॉशिंग पाउडर जो होता है वो सोडियम कार्बोनेट होता है, इसको बोलते हैं धावन सोडा, क्या बोलते हैं इसी को, वॉशिंग अर्थात धोने का, और धोने वाला सोडा वो धावन सोडा होता है, क्या,
धावन सोडा। प्लास्टर ऑफ पेरिस साथी आपका कैल्शियम बाइकार्बोनेट नहीं होता, क्योंकि प्लास्टर ऑफ पेरिस जो होता है, पीओपी जो होता है, वो होता है CaSO4 इंटू हाफ H2O। तो हाफ का मतलब क्या हो गया, ये होता है आपका कैल्शियम सल्फेट, हाफ का मतलब है हेमी, हाफ का मतलब क्या होता है, कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट ये होता है। तो गलती किस शब्द की दे रखी थी आपको, कैल्शियम बाइकार्बोनेट बोल रहा था इसको, ठीक है। आपका ब्लीचिंग पाउडर कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड होता है, जी हाँ, CaOCl2 होता है। प्लास्टर ऑफ पेरिस तो हमने बता दिया। अब आप मुझे बताओ, एक फॉर्मूला मैं आपको देता हूं, मुझे बताना CaSO4 इंटू 2H2O, ये किसका फॉर्मूला है, CaSO4 इंटू 2H2O। तो आप क्या बोलेंगे, ये भैया जिप्सम का फॉर्मूला है साथी, क्या बोलेंगे, जिप्सम का फॉर्मूला है, क्या बोलेंगे, जिप्सम का ये फॉर्मूला है। कृत्रिम वर्षा हेतु किस पदार्थ का प्रयोग करते हैं, जैसे मान के चलो ओलंपिक खेलों में होता है, यहाँ बादल है, यहाँ बादल है, यहाँ पर है आपका मैदान, पूरी दुनिया का पैसा यहाँ पर लगा हुआ है, सब कुछ, सबकी निगाहें कल के इस मैदान पे, लेकिन बारिश हो जाती है। ओलंपिक खेलों में अक्सर ऐसा होता है। तो ये बादल को क्या बोलते हैं, अच्छा बारिश करेगा ये, तो क्या बोलेंगे, जब ये इधर से चल के आ रहा था तो इसको क्या करेंगे, इसके पहले ही इस पर छिड़काव कर देंगे। छिड़काव किसका, तो ये अपने सारे पानी को अपने आप से निकाल देगा, उसी को बोलते हैं सिल्वर आयोडाइड, AgI। क्या बोलेंगे, सिल्वर आयोडाइड की वर्षा करवा दो। कृत्रिम वर्षा के लिए फोटोग्राफी में क्या होता है, AgBr, इसका यूज होता है साथी आपका फोटोग्राफी में। बहुत बार क्वेश्चन पूछ लेता, फोटोग्राफी में सिल्वर ब्रोमाइड का इस्तेमाल किस में होगा, फोटोग्राफी में होता है। आगे आएंगे, ठीक है। नेक्स्ट, सूची 1 को सूची 2 से मिलान करें। इसमें से शायद एक क्वेश्चन आप जानते भी हैं, आप सारे लोग जो पुरानी तैयारी वाले बच्चे होंगे जानते होंगे, नए बच्चे शायद अभी दिक्कत करेंगे, बस मेहनत करते रहना। प्लेग क्या बोलेंगे साथी आपका किसकी वजह से होता है, आपको बताया गया एड्स किस वजह से, गंजापन या फिर मलेरिया किस वजह से होता है, तो प्लेग साथी जीवाणु की वजह से होता है। एड्स जो होगा साथी आपका विषाणु वायरस की वजह से होगा, गंजापन फंगस की वजह से होता है, और मलेरिया जो होता है वो प्रोटोजोआ की वजह से होता है। तो क्या बनेगा बताएंगे एक बार, तो आप कहेंगे भैया पहले का बन गया हमारा क्या, जीवाणु, 4 3 4 3 2 1, 4 3 2 1, ऑप्शन डी एकदम से सही हो जाएगा, सही हो जाएगा। इनमें से कौन विषाणु जनित रोग नहीं है, जो विषाणु के द्वारा नहीं होता, क्रम से जान रहे हैं हम, पहले हमने विटामिन को खत्म किया था, अब हम रोग पर आए, डिसीज पर, अब उनको खत्म करेंगे धीरे धीरे, जितना सिखाऊं उतना जानना है। खसरा पूछ ले, रेबीज पूछ ले, रेबीज किस वजह से होता है साथी आपका, आपसे पूछे तो आप कहेंगे रेबडो वायरस की वजह से होता है, किसकी वजह से, रेबडो वायरस की वजह से होता है। और किसकी वजह से होता है, ये आपका जैसे बंदर काट ले आपको, बिल्ली काट ले, कुत्ता काट ले, तो इन सब के काटने की वजह से क्या होता है आपका रेबीज हो जाता है। और रेबीज में क्या होता है, पानी से डर लगने लगता है। और आज कुत्ता काटे तो ऐसा नहीं है कि उसको आप इग्नोर कर दो कि ठीक है कोई दिक्कत नहीं है, मिर्च लगा ली, घर वालों ने लाल मिर्च लगा देते हैं गाँव में, इंजेक्शन लगवा लेना। इसके लक्षण 40 साल बाद भी आ जाते हैं, 20 साल बाद भी आ जाते हैं, आदमी कुत्ते की तरह भू भू करने लगता है इसमें, तो इसको इग्नोर मत करना कुत्ते के काटने को कभी भी, ठीक है। तो पानी से डर होगा, वो रेबीज क्या साथी आपका विषाणु जनित रोग होता है, ये तो होता है भैया। खसरा, मीजल्स, पोलियो, पोलियो आपका खतरनाक रोग सब वायरस की वजह से। क्षय रोग जो होता है, टीबी, टीबी होता है साथी आपका बैक्टीरिया की वजह से, जीवाणु की वजह से, वायरस की वजह से नहीं। और किसकी वजह से होता है, इसका नाम है माइक्रो लिख दिया, माइकोबैक्टीरियम। क्या बोलोगे किसकी वजह से होता है, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस की वजह से ये होता है। कौन सा जीवाणु है साथी, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस की वजह से ये होता है, ये याद रखेंगे, ठीक है। क्षय रोग। आगे आएंगे, हाल ही में किस राज्य ने कश्मीर में सरकारी गेस्ट हाउस बनाने की घोषणा की है कि वो कश्मीर में सरकारी गेस्ट हाउस बनाएगा, तो गुजरात, राजस्थान, महाराष्ट्र या मध्य प्रदेश, भैया महाराष्ट्र सरकार ने ये क्या की है, घोषणा की है। और याद रख लेना यहाँ पर आपका साथी महाराष्ट्र में ही अभी हाल ही में 27वां राष्ट्रीय युवा महोत्सव हुआ। मुझे बताएं महाराष्ट्र में किस जगह ये हुआ था, महाराष्ट्र के किस शहर में ये हुआ आपका राष्ट्रीय आपका युवा महोत्सव, आप कहेंगे नासिक में भैया हुआ।
अभी यहाँ की बहुत चर्चित रचना है सीएम वयोश्री, वयोवृद्धों के लिए, बुजुर्गों के लिए सीएम वयोश्री योजना कहाँ पर चली है। अभी बहुत चर्चित प्रश्न आपसे पूछा जाएगा, महाराष्ट्र पद्म भूषण, जो सॉरी महाराष्ट्र पद्म भूषण नहीं बोलेंगे, महाराष्ट्र भूषण बोलेंगे, महाराष्ट्र भूषण पुरस्कार किसको मिला है। महाराष्ट्र भूषण पुरस्कार हाल ही में किसको मिला आपका, डॉक्टर प्रदीप महाजन। किस वर्ष के लिए मिला है, डॉक्टर प्रदीप महाजन जी को 2024 के लिए मिला है, 2024 के लिए मिला है, ठीक है, 2024 के लिए। तो किस राज्य ने कश्मीर, कश्मीर के उपराज्यपाल मुझे बताना जरा कौन है, कश्मीर में साथी आपका उपराज्यपाल कौन है वर्तमान में, तो क्या बोलोगे, कश्मीर में उपराज्यपाल वो हैं आपका मनोज सिन्हा है। कौन है, मनोज सिन्हा है। कौन है, मनोज सिन्हा है। आगे नेक्स्ट, हाल ही में किसने रणजी ट्रॉफी 2024 का खिताब जीता है। रणजी ट्रॉफी का संबंध किस खेल से है दोस्त, तो आप कहेंगे भैया क्रिकेट से संबंध है, ठीक है, क्या बोलेंगे, क्रिकेट से संबंध है। तो ये किसने आपकी जीती है अभी इसी बार, तो मुंबई ने जीती है। क्या बोलेंगे, रणजी ट्रॉफी मुंबई ने जीती है, और विदर्भ को हरा करके। विदर्भ कौन से नंबर पर रहा, दूसरे नंबर पर रहा आपका विदर्भ, उप विजेता रहा। मुंबई ने साथी ये 42वीं बार जीती है। कौन सी बार, 42वीं बार ये मुंबई ने जीती है। तो सबसे ज़्यादा किसने जीता आपका, इसको मुंबई ने आज तक जीता है। प्लेयर ऑफ सीरीज कौन रहा इसमें, प्लेयर ऑफ सीरीज रहा इसमें तनुष। क्या बोलेंगे, तनुष रहा, जो कि मुंबई से है। क्या बोलेंगे, तनुष मुंबई से। सबसे ज़्यादा जो रन बनाए, सबसे ज़्यादा जो रन बनाए हैं इस बार, यही खिलाड़ी फिर कहाँ आते हैं आपका, टीम में आते हैं। अब तो आईपीएल के ज़्यादा आते हैं। सबसे ज़्यादा रन वो रिकी ने बनाए आपका, जो कि आंध्रा की टीम से है। किससे, आंध्रा की टीम से है। सबसे ज़्यादा विकेट किस खिलाड़ी ने लिए साथी इस बार रणजी ट्रॉफी में, वो साई किशोर ने, 53 विकेट थे। रिकी के 902 रन है, याद रख लेना, सॉरी साई किशोर। क्या बोलेंगे, साई किशोर ने भैया सबसे ज़्यादा विकेट लिए, जो तमिलनाडु की टीम से थे। मुझे आप बता सकते हैं रणजी में इस बार कुल कितनी टीमों ने भाग लिया, तो कुल टीम साथी कितनी थी, कुल टीम आपका 32 थी। कितनी थी, 32 थी। अच्छा मैं आपसे पूछूं, जो रणजी ट्रॉफी है वो पहली बार कब खेली गई, एसएससी ने कई बार पूछा है। तो रणजी ट्रॉफी पहली बार 1934-35 में, 1934-35 में, जिसका साथी विजेता पहला। अच्छा जैसे मैं आपसे बोलता हूँ कि ये एसएससी ने कई बार पूछा, ऐसा तो नहीं सोचते कि भैया ऐसे ही बोल देते हो किसी भी क्वेश्चन के लिए, ऐसे समझ लेना एसएससी प्रश्न ऐसे उंगलियों खाने होते हैं ना, खाने उंगलियों के बने हुए, ठीक है। तो पहली बार 1934-35 वो साथी विजेता आपका मुंबई रहा। और सच बोलता हूँ, जब तुमसे बोल दिया ना कि प्रश्न पूछा गया, तो मतलब पूछा गया, कभी उसको मजाक समझते हो कि किसी भी क्वेश्चन को ये बोल देते हो तुम। क्या बोलेंगे, 1934-35 बोलेंगे भैया फटाफट से, क्या बोलेंगे, पहली नीति भैया क्या लिख रहे हैं पता नहीं। पहली बार 1934-35 में विजेता मुंबई रहा। मुझे बताओ रणजी ट्रॉफी में सबसे ज़्यादा रन किसके हैं, रणजी ट्रॉफी में जो साथी सबसे ज़्यादा रन आज तक बनाए हैं वो किसने बनाए हैं, वसीम जाफ़र के 12,000 रन हैं लगभग। क्या बोलोगे, वसीम जाफ़र के लगभग 12,000 रन हैं, शायद 12,008 रन हैं। और सबसे ज़्यादा विकेट पूछे तो राजेंद्र गोयल के हैं। क्या बोलेंगे, राजेंद्र गोयल के हैं, 600 से ज़्यादा विकेट हैं। कितने, 600 से ज़्यादा विकेट हैं, 600 650 के आसपास है शायद, 650 के, हाँ ऐसे ही लगभग है, मतलब 650 के आसपास हैं, 640 या 650 ऐसे विकेट हैं राजेंद्र गोयल के। 600 से ज़्यादा विकेट, आप सिर्फ नाम याद रखें, ठीक है, नाम याद रखें। आगे, हाल ही में किस देश ने दुनिया की पहली 3D प्रिंटेड मस्जिद का अनावरण किया है। 3D प्रिंटेड मस्जिद कहाँ पर बनी है, तो ये यूएई में बनी है, ईरान में, या सऊदी अरब में, या पाकिस्तान में। तो क्या बोलेंगे भैया, ये सऊदी अरब में बनी है। कहाँ पर, नई दिल्ली। आपका नई दिल्ली में क्या हुआ, नई दिल्ली में साथी अभी पुस्तक मेला लगा। जी भैया, नई दिल्ली का जो पुस्तक मेला था, नई दिल्ली का जो पुस्तक मेला था, उसमें सबसे सम्मानित देश किसको चुना गया, सबसे सम्मानित देश जो चुना गया वो साथी सऊदी अरब को चुना गया। कौन सा, वो बना है आपका सऊदी अरब। अभी सऊदी अरब बहुत चर्चा में रहा, क्योंकि यहाँ पर क्या होगा, फीफा का वर्ल्ड कप होगा। फीफा के वर्ल्ड कप की वजह से भी इसकी चर्चाएं रही थी। फीफा वर्ल्ड कप 2023 की वजह से यूएई, ईरान। यहाँ पर एक क्वेश्चन बनेगा साथी, मुझे बताओ आप, पहला 3D प्रिंटेड हिंदू मंदिर कौन सा है,
पहला 3D प्रिंटेड हिंदू मंदिर, पहला 3D प्रिंटेड हिंदू मंदिर कौन सा है? क्या बोलेंगे? हिंदू मंदिर है भाई साहब आपका, मस्जिद पूछे मंदिर पूछे आपका, तो आप बोलेंगे सिद्धिपेट है जी। कौन सा है? सिद्धिपेट है, जो तेलंगाना का है। कहाँ का है? सिद्धिपेट, जो तेलंगाना का मंदिर है। ये पहला 3D प्रिंटेड मंदिर है, जो किन के लिए है? भगवान शंकर जी के लिए है, उनके पुत्र गणेश जी के लिए है, और माँ पार्वती के लिए है। किन के लिए है? माँ पार्वती के लिए है। यूएई आपको पता होगा साथी, यहाँ पर भी आपका क्या बना? पहला हिंदू मंदिर बना यूएई में, यूनाइटेड अरब अमीरेट्स में पहला हिंदू मंदिर, जिसका उद्घाटन किसने किया? वहाँ पर जाकर के मोदी जी ने उद्घाटन किया। ठीक है, मोदी जी ने क्या किया? यूएई में एक हिंदू मंदिर बनाया और उसका उद्घाटन किया है। किस देश में बना है? यूएई में। ठीक है, यूएई में। आगे आते हैं आज के अंतिम प्रश्न की ओर। हाल ही में किसने प्रसार भारती के नए अध्यक्ष के रूप में कार्यभार संभाला है? संजय कुमार, नवनीत कुमार, किशोर मकवाना या अनुराग अग्रवाल ने? तो आंसर आएगा आपका नवनीत कुमार। क्या बोलेंगे? प्रसार भारती साथी, प्रसार भारती भारत सरकार का उपक्रम है, और प्रसार भारती इसके लिए साथी एक्ट आया था, प्रसार भारती एक्ट 1997। प्रसार भारती एक्ट कब आया? 1997 में आया। और प्रसार भारती का हेडक्वार्टर आपसे पूछे, जो ब्रॉडकास्टिंग के लिए, सर रेडियो पे आप खबरें सुनते हैं अक्सर, तो क्या बोलेंगे? आपका नई दिल्ली में, हेडक्वार्टर इसका नई दिल्ली में है। और प्रसार भारती किसके अधीन है? ये अधीन कार्य करता है ट्राई के। किसके अधीन कार्य करता है? ट्राई के। तो ट्राई भी पूछा जाता है। ट्राई क्या है? टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया, टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया, ये ट्राई है। ठीक है, जो साथी आपका स्थापना इसकी हुई थी 1997 में ही। ठीक है, 1997 में। प्रसार भारती, क्या बोलेंगे? प्रसार भारती एक्ट 1997 में, हेडक्वार्टर नई दिल्ली, किसके अधीन है? ट्राई के, टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया, ट्राई के अंतर्गत ये आता है। कोई दिक्कत, कोई परेशानी? कोई साथी ऐसा है जो क्वेश्चन काउंट कर रहा हो कि आज तक हम कितने क्वेश्चन कर रहे हैं? लगभग याद कर लिया करो फैक्ट्स को। अगर मैंने प्रॉमिस आपसे किया है 8000 से ज़्यादा, तो 8000 से ज़्यादा ही मिलेंगे। ऑल इंडिया रेडियो की स्थापना कब हुई? एसएससी का आस्क्ड क्वेश्चन है, जो प्रसार भारती का अधीन कार्यरत है। हर छात्री जो आपका सिलेक्शन की उम्मीद रखता है, उसके लिए होमवर्क है। उम्मीद करूंगा आप उत्तर ज़बरदस्त देंगे, क्योंकि मुझे पता है आपके अंदर हौसला है। और जो भी साथी हमारे इस टाइम लाइब्रेरी में पढ़ रहे हो, घर पढ़ रहे हो, कहीं पर भी आप पढ़ रहे हैं, जो भरोसा आपने अपने भाई के ऊपर किया है, उम्मीद दिलाता हूँ साथी, उसके लिए जो मेहनत करनी पड़ेगी, जो बन पड़ेगा, वो मैं आपके लिए करूँगा। और याद रख लेना, हौसले के तर्कस में कोशिश का वो तीर जिंदा रख, हार जा जिंदगी में सब कुछ, मगर फिर से जीतने की उम्मीद जिंदा रख। तो सारी कहानी साथी आपका सिर्फ उम्मीद की है, वो उम्मीद आपने मुझसे जोड़ी है, हम उस पर साथी मिल कर के खरा उतरेंगे। बस ज़रूरत होगी एक अच्छे से स्टूडेंट बनने की, अच्छे से रिवीजन की। कल छुट्टी रहेगी साथी, मिलते हैं आपका परसों शाम 3 बजे। उम्मीद करूंगा जब कभी भी छुट्टी होगी, उसके बाद में आप उस छुट्टी के बाद में एक नई एनर्जी के साथ में मिलेंगे। थैंक यू, नमस्ते, जय हिंद, जय भारत, जय मां सरस्वती। थैंक यू।